हेलो बच्चों, मैं राम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, संपूर्ण भारत में नवोदय जागृति अभियान के तहत ये कक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन ली जा रही हैं और इसके पहले हम मेंटल एबिलिटी कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम अर्थमेटिक एबिलिटी मतलब गणित का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें कि एक चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जो कि नंबर सिस्टम का था। उसकी 3 क्लासेस ली जा चुकी हैं और ये चौथी क्लास है जिसमें हम 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर, मतलब हम ये कह सकते हैं 4 आधारभूत संक्रियाएं जो कि पूर्ण संख्याओं पर आधारित होती हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको अवगत करा देता हूं या मैं आपको बता देता हूं कि ये जो क्लासेस हैं, ये सारी की सारी क्लासेस आपके लिए निःशुल्क रूप से, मतलब हम कह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आलोक ऐप और छू लो आसमान किसने रोका है कि संयुक्त प्लेटफॉर्म, जो कि हम कह सकते हैं आलोक ऐप पर ली जा रही है। और ये आलोक ऐप आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? तो आप ये ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये नवोदय स्पेशल बैच है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। नवोदय जागृति अभियान के तहत ये कक्षाएं ली जा रही हैं और ये सभी बच्चों के लिए, किसी भी समाज के, किसी भी वर्ग के, किसी भी तबके के बच्चे हों, वो सभी बच्चे इस बैच का फ़ायदा उठा सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 30 अप्रैल को नवोदय की परीक्षा इस बार आयोजित की जा रही है, तो उसकी तैयारी के पर्पज़ से आप ये सारी कक्षाएँ निःशुल्क रूप से बराबर तरीके से आप देखें और भी बच्चों को आप इनके बारे में बताएं। दोस्तों, इसके पहले आप जानते होंगे कि मैंने आपको बताया मेंटल एबिलिटी मतलब जो कि रीजनिंग का पोर्शन होता है, उसकी 10 क्लासेस मैं आपको दे चुका हूं और साथ ही साथ भाषा पर आधारित किस तरह के प्रश्न आते हैं वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। वो जो है साक्षी मैडम के द्वारा इसी प्लेटफॉर्म पर ली गई हैं। 2 क्लासेस हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो है गणित का जो पार्ट है, या हम कह सकते हैं अर्थमेटिक एबिलिटी, वो कक्षाएं मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा कि आपके 30 अप्रैल के पहले हम ये सिलेबस कंप्लीट कर लें। इसका जो मटेरियल है वो PDF के फॉर्म में इसी ऐप पर आपको दिया जा रहा है और सारी की सारी कक्षाएं जो है आपको इसी ऐप पर मिल जाएंगी। अधिक से अधिक बच्चों को आप बताएं। और नवोदय विद्यालय परीक्षा हेतु विशेष पुस्तक जो है, ये पुस्तक लॉन्च की गई है छू लो आसमान किसने रोका है के द्वारा। और ये जो पुस्तक है, इसमें सारी कक्षाएं जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, मतलब जो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उन सब का मटेरियल भी और कुछ एडिशनल मटेरियल आपको इस किताब के अंदर मिल जाएगा। तो ये किताब भी आप ले सकते हैं। और ये किताब जो है आपको आलोक और छू लो आसमान किसने रोका है की टीम के द्वारा बनाई गई है और ये इसी आधार पर बनाई गई जिसमें कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस का उपयोग करके और भी अच्छे तरीके से इसको तैयार किया गया है और सिस्टमेटिक तरीके से इसमें हर एक चीज़ दी गई है। वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 4 में चैप्टर 2 मतलब हम कह सकते हैं 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, मतलब पूर्ण संख्याओं पर आधारित जो होती हैं 4 आधारभूत संक्रियाएं, वो हम इसमें देखने वाले हैं। इसका ये पार्ट 1 है दोस्तों। ये पार्ट 1 के अंतर्गत हम आज की क्लास में कॉन्सेप्ट जो होंगे, इसके जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी सिद्धांत, जो भी परिकल्पनाएं होंगी, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में हम कोशिश करेंगे इससे संबंधित जितने भी एक्सरसाइज या जितने भी प्रश्न होंगे वो हम आपको करवाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने देखा था लास्ट क्लासेज में, पिछली क्लासेज में हमने होल नंबर्स की बात की थी, मतलब पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? देखिए, पूर्ण संख्याएं पढ़ने के पहले मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं का मतलब क्या? 0 को छोड़कर 1 से जो संख्याएं स्टार्ट होती हैं, जो भी नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो नंबर्स होते हैं, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर में जब हम 0 भी मिला देते हैं, मतलब हम क्या बोलें, ऑल नेचुरल नंबर्स, मतलब सभी जो प्राकृत संख्याएं हैं उसमें हम क्या करते हैं? 0 को भी ले लें, मतलब टुगेदर विद 0 को भी ले लें तो वो क्या हो जाते हैं? होल नंबर्स हो जाते हैं, मतलब पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जब ये पूर्ण संख्याएं बन गई तो पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तो आप कहेंगे भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। मतलब अब हम कह सकते हैं जो 10 आएगा ना, उसमें 0 का प्रयोग हो जाएगा। 10 11 12, ये सब क्या है? सब के सब ये पूर्ण संख्या है। अब इसमें कुछ संक्रियाएं होती हैं, मतलब हम कह सकते हैं कुछ ऑपरेशंस होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पूर्ण संख्याओं का जोड़ अथवा उनका गुणनफल, मतलब हम कह सकते हैं एडिशन, प्लस और गुणा, है ना, मल्टीप्लिकेशन। ये एडिशन है और ये मल्टीप्लिकेशन है इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोलेंगे? जोड़ बोलेंगे।
और गुणनफल बोलेंगे। ठीक है, तो दो पूर्ण संख्याओं का जोड़ तथा गुणनफल, उनका गुणनफल एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब ये क्या कह रही लाइन, ये लाइन ये कह रही कि दो संख्याएं कौन सी, पूर्ण संख्याएं, कोई भी दो संख्याएं। जैसे हमने कहा 2 एक पूर्ण संख्या है और 3 एक पूर्ण संख्या है, इनका हमने गुणा कर दिया, 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये भी क्या आई है, आप कहेंगे भाई पूर्ण संख्या आई है, पूर्ण संख्या तो है। मैं आपसे कहता हूं 2 + 3 हमने किया, 2 3 कितना हो गया, 5 जोड़ने पर, तो ये 5 जो आया ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इस लाइन में यही बात की है कि इनका जोड़ कर लो, पूर्ण संख्याओं का कोई भी दो संख्याएं ले लो, पूर्ण संख्याएं, उनको जोड़ लो या उनका गुणा कर लो, तो क्या आएगी, एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। देखो यहाँ पर हमने गुणा कर दिया, पूर्ण संख्या आ गई, हमने यहाँ पर जोड़ दिया, पूर्ण संख्या आ गई। ये तो होती है पूर्ण संख्या। लेकिन यह आवश्यक नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इनका जो अंतर होगा और इनका जो भागफल होगा, मतलब माइनस और डिवाइड करने पर वो सदैव पूर्ण संख्या आएगी, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? कितनी सिंपल सी बात उसने इस लाइन में बता दी। देखो ध्यान से समझो, मेरे कहे गए हर एक स्टेटमेंट को आपको बड़े ध्यान से सुनना है और हर एक चीज जो यहां पर लिखी उसको बड़े ध्यान से देखना है और उसके नोट्स बनाने हैं। उन्हीं नोट्स का अध्ययन करके, रिवीजन करके आप एग्जाम में बैठेंगे, क्योंकि वीडियोस को बार बार तो आप देख नहीं सकते, टाइम आपका बहुत जाएगा। इसलिए हर एक चीज ध्यान से देखिए, सुनिए और उसको नोट करिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। मैंने कहा कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ना और उनका गुणा करना, अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे हमेशा एक पूर्ण संख्या आती है, बिल्कुल परम सत्य है। लेकिन उनका जब हम अंतर करेंगे, दोनों पूर्ण संख्याओं का जब हम अंतर करेंगे और उनका भाग करेंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या हो। बात समझ पा रहे हैं? ये जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या हो। ठीक है, ये इसने कहा। अब देखिए क्या है, जब हम डिवाइड करेंगे, है ना, तो मैं आपसे कहता हूं, देखिए 0 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो 0 को 3 से डिवाइड किया, क्या हो गया, 0। और 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। लेकिन हम 3 को अगर 0 से हम डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइंड या अनडिफाइंड। हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्या आएगा, बात समझ पा रहे हैं? तो जब डिफाइन नहीं कर सकते, इसका मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये भी पूर्ण संख्या है 3 और ये भी पूर्ण संख्या है। इनका भाग करने पर यहां पर अनडिफाइंड आ रहा है, कुछ डिफाइन नहीं कर सकते, क्या आएगा, ऐसा कुछ परिणाम है नहीं एग्जैक्ट में। ठीक है, लेकिन यहां पर ये पूर्ण संख्या आ रही है। इसी प्रकार से जब हम माइनस करते हैं, माइनस करने का मतलब क्या है, जैसे देखिए मैंने 3 में से 0 घटा दिया, तो आप कहेंगे भाई 3 आ गया, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, इनका अंतर कर दिया तो ये क्या आ गया, पूर्ण संख्या आ गई। लेकिन अगर मैं 0 - 3 करूंगा तो आप कहेंगे भाई -3 आ गया। -3 क्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं। पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर, ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है। -3 ये इंटीजर, पूर्णांक हो जाता है, ये पूर्णांक होगा और नेगेटिव इंटीजर होगा, मतलब नेगेटिव पूर्णांक होगा। पूर्ण संख्या और पूर्णांक में अंतर होता है। पूर्णांक के अंतर्गत जो है नेगेटिव संख्याएं भी आती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव नहीं आता है। तो इसीलिए ये लाइन जो कह रही है वो लाइन बिल्कुल सही है कि इनका हम जोड़ना और गुणा करेंगे तो पूर्ण संख्या मिल जाएगी। पूर्ण संख्या, दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर और उनका गुणा करने पर हमेशा पूर्ण संख्या मिलती है। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ऐसा अंतर के लिए और भागफल के लिए सही हो, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें क्या होता है, ये जो चीजें हम करते हैं, जैसे हमने प्लस किया दो संख्याओं में, हमने माइनस किया, हमने गुणा किया या हमने भाग दिया। ठीक है, ये 4 संक्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये 4 ऑपरेशंस होते हैं, मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये 4 चीजें हैं। तो ये 4 चीजें जो है ना, ये किन फंडामेंटल ऑपरेशन के अंतर्गत किए जाते हैं, तो हम कहेंगे भाई एक होता है इसका क्लोजर लॉ, दूसरा होता है कम्यूटेटिव लॉ, तीसरा होता है एसोसिएटिव लॉ और चौथा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये 4 नियम होते हैं इन संक्रियाओं के लिए, है ना। इन 4 ऑपरेशंस के लिए ये 4 नियम होते हैं। सबसे पहला है समवरक नियम, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, समवरक नियम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर लॉ। दूसरा होता है कम्यूटेटिव लॉ, मतलब क्रम विनिमय नियम हिंदी में।
तीसरा क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ, मतलब साहचर्य का नियम, है ना। और चौथा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब वंटन का नियम। ये 4 नियम होते हैं। अब ये जो 4 नियम है ना, देखो क्या लिखा है इन 4 नियमों में, इनके अंतर्गत पूर्ण संख्याएं जोड़ और गुणनफल की क्रियाओं को संतुष्ट करती हैं। जो भी आपकी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर हैं, वो इन 4 नियमों में, ये जो 4 नियम दिए हैं, संवरक नियम दिया है, क्रम विनिमय नियम दिया है, साहचर्य का नियम दिया है, वंटन का नियम दिया है, ये 4 जो नियम है ना, इन 4 नियमों में ये जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये जोड़ और गुणन, है ना, मतलब जोड़ और गुणा की क्रियाओं को संतुष्ट करती हैं। लेकिन घटाने और भाग करने की क्रिया के लिए यह नियम पर्याप्त नहीं है। मतलब घटाने के केस में, है ना, मतलब माइनस करने के केस में, सब्ट्रैक्ट करने के केस में, और डिवाइड करने के केस में ये संक्रियाएं पर्याप्त नहीं होती हैं। तो ये जो 4 नियम है होल नंबर के, ये हम देख लेते हैं, जो कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए लागू होते हैं। चलिए, पहला आता है क्या, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ मतलब क्या, मैंने आपको बताया था, ये होता है संवरक नियम। क्या होता है, संवरक नियम, क्लोजर का नियम। अब क्लोजर नियम जो होता है, इसमें क्या है, फॉर एडिशन। फॉर एडिशन मतलब ये डायरेक्ट है, मतलब 2 और 3 को हमने जोड़ दिया, 2 और 3 को हमने जोड़ दिया, क्या हो गया बोलो, आप कहेंगे भाई 5 आ गया। क्या आ गया, 5 आ गया, है ना। 3 और 4 को हम जोड़ देते हैं, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, सिंपल सा नियम, बस कुछ नहीं, ऐसे ही करना है। 2 3 5 हो गया, 3 4 7 हो गया। मल्टीप्लिकेशन में आप देखोगे तो क्लोजर नियम के हिसाब से, है ना, 3 चौक कितना हो गया बोलो, 12 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, 8 पंचे 40 हो गया। ये सीधा सीधा नियम है। मतलब ये जो चीज़ें हम करते आ रहे हैं, हमको पता नहीं कौन सा नियम होता है, तो ये नियम होता है संवरक नियम होता है, जिसमें हम जोड़ देते हैं। 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। और गुणा करेंगे तो 4 दिए कितना हो गया, 12, और 5 8 40 हो गया। क्लियर है, ये है आपका संवरक नियम। अब हम बात करें अगला नियम क्या है, तो अगला नियम है आपका कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या, क्रम विनिमय नियम। अब क्रम विनिमय का मतलब क्या, इसमें क्रम चेंज हो जाएगा। क्या होगा, क्रम चेंज होगा। जैसे हम बात करते हैं, देखो अगर हम एडिशन करते हैं, एडिशन का मतलब क्या है भाई, ये जोड़ना, ये जोड़ने के लिए है। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना हिंदी में, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है बोलो, गुणा करना, ये होता है गुणा करना, ठीक है, गुणा होता है। देखो अगर हम देखें क्रम विनिमय का मतलब क्रम एक्सचेंज करना है। जैसे यहाँ पर 2 और 3 कितना है बोलो, जोड़ने पर आप कहेंगे 2 और 3 कितना है, 2 और 3 5 हो गया। अगर हम इसको पलट दें, मतलब 3 की जगह पे 2 आ जाए, 2 की जगह पे 3 आ जाए, तो भी बिल्कुल सही होगा। 3 और 2 कितना हो गया, 5। मतलब ये दोनों चीज़ों से एक ही चीज़ आएगी। मतलब 2 और 3 5 कर लो, और 3 और 2 कर लो, तो भी वो 5 होगा। मतलब इनका क्रम एक्सचेंज करने पर जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही चीज़ हम घटाने में करते हैं तो गड़बड़ हो सकती है। जैसे मैंने कहा 2 - 3 और 3 - 2, 3 - 2। देखो आप यहाँ पर 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी, माइनस की संख्या में से प्लस का 2 जाएगा तो -1 बनेगा। और यहाँ पर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे भाई 3 में से 2 जाएगा 1 बनेगा। तो क्या ये बराबर आया, नहीं आया। इसलिए हमने कहा कि भाई ये नियम जो है ना, ये कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से अगर देखें तो ये जोड़ने पर लागू होता है और मल्टीप्लिकेशन पर लागू होता है, लेकिन ये डिवाइड करने पर लागू नहीं होगा और माइनस करने पर लागू नहीं होगा, है ना। आंसर अलग अलग हो जाएंगे। तो इसलिए क्या हमने आपसे क्या कहा था कि ये जो नियम है, स्टार्टिंग में ही कहे थे, ये 4 जो नियम हैं, ये 4 नियम ये किस पर, आप कहेंगे जोड़ने पर और गुणा करने पर तो सही होंगे, संतुष्ट करेंगे, लेकिन घटाने और भाग करने पर ये नियम पर्याप्त नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं इस नियम के हिसाब से जब हम इंटरचेंज करते हैं, मतलब कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है, क्रम विनिमय, मतलब क्रम को इंटरचेंज करना। 2 और 3 हमने किया, कितना आया, 5 आया। लेकिन इनका क्रम बदल दिया, 3 को यहाँ रख दिया, 2 को यहाँ रख दिया, 3 और 2 5 हो गया, तो भी सही आ रहा है। लेकिन ये माइनस करने पर, डिवाइड करने पर नहीं होता है। तो हमें ये चीज़ जाननी है। देखो यहाँ पर 8 और 5 कितना होगा, 13। और पलट दें अगर इनको, और तो भी प्लस का साइन बीच में रहेगा, तो भी 5 और 8 कितना होगा, 13 ही आएगा, है ना। ये पलटने पर भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देख लो, 3 × 4, 3 चौक 12, 12 आएगा। और अगर इसको हम पलट दें, मतलब गुणा का साइन वही रहेगा, 4 की जगह 3, 3 की जगह 4, तो 4 तिया कितना आएगा, 12 आएगा। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 8 × 5 कितना हो जाएगा बोलो, आप कहेंगे 40 हो जाएगा। और अगर हम पलट दें इसको, 5 8 कितना हो गया, 40, तो भी 40 ही आएगा, बिल्कुल बराबर रहेगा। तो ये बिल्कुल संतुष्ट करता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या, बराबर का साइन बीच में लगा रखा है। ये हमेशा सत्य है, पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस और डिवाइड हो रहा होता
तो आंसर एक जैसा दोनों केस में नहीं आता। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान से देखना। अब तीसरा नियम होता है क्या? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या? साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम क्या बोलता है? ये बोलता है कि साहचर्य मतलब हमने यहाँ पे 3 संख्याएं ली हुई है। कौन कौन संख्या है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। सभी में क्या एडिशन है, लेकिन क्या किया हमने? साहचर्य मतलब एसोसिएट कर दिया। कैसे? हमने ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट क्या है? ये ब्रैकेट हमने यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया। अब ब्रैकेट का मतलब आपने पढ़ा होगा VBODMAS। जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे ना, सरलीकरण पढ़ेंगे, तो ये नियम होता है उसको सॉल्व करने का। मतलब ये सबसे पहले हमें विनकुलम सॉल्व करना होता है, फिर हम ब्रैकेट मतलब क्या? जो कोष्टक होते हैं वो सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ मतलब जहाँ पर का लगा होता है वो सॉल्व करते हैं, फिर हम जो डिवीजन होता है मतलब भाग का चिन्ह सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन मतलब जोड़ का चिन्ह सॉल्व करते हैं, फिर आखिरी में सब्ट्रैक्शन मतलब घटाने का चिन्ह सॉल्व करते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6/2 इंटू 3 + 5 - 2, ऐसा कोई सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसमें आप सॉल्व करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो हमने कहा कि भाई ये क्रम देखते हैं। देखो विनकुलम, ये आपको पता नहीं होगा विनकुलम क्या होता है, ये तो दिया नहीं है, ब्रैकेट भी यहाँ पर नहीं दिया है, तो हम इनको छोड़ दें। ऑफ भी नहीं दिया, इसको छोड़ दो। फिर क्या है? डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इस सवाल में 4 चीज़ें दी हैं। मतलब डिवाइड है तो हम पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 से भाग दिया 6 में, कितना हो गया? आप कहेंगे भाई 3 हो गया। फिर क्या है? गुणा का साइन ये है, इसको लिख दिया, फिर यहाँ पर 3, फिर +5 - 2। अब देखो अब क्या करेंगे? अब हम मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा सॉल्व करेंगे। 3 × 9। अब ये साइन ऐसे लिख दो, ठीक है। अब आप देखो इसके हिसाब से एडिशन मतलब जोड़ना सॉल्व करेंगे, तो 9 और 5 कितना हो गया? 14। 14 - 2 कितना हो गया? आप कहेंगे 12 हो गया। बात समझ रहे हैं? तो ये कुछ नियम होते हैं जो हम आगे जानेंगे। तो इसी हिसाब से अगर आप देखें इसको, इस हिसाब से आप देखें तो इसमें ये क्या बोलता है? VBODMAS। मैं आपको इसका फुल फॉर्म लिखा दूंगा जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। देखो क्या होता है कि हमें विनकुलम तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन ये क्या है? ब्रैकेट। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मतलब जो यहाँ ब्रैकेट लगा है, जो यहाँ कोष्टक लगा है, पहले कोष्टक को सॉल्व करना, फिर बाद में बाकी चीज़ें करना है। ठीक है, तो आपको कोष्टक वाली सवाल पहले करना है। मतलब कहने का इस नियम से हम देखें तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भाई 5 और 3 8 हो गया। यहाँ पर बन जाएगा 8 और प्लस यहाँ पर 2 है। 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, कितना आ गया? 10 हो गया। अब इसी हिसाब से आप ये ब्रैकेट जो लिखा है, ये ब्रैकेट, इसको सॉल्व करिए। कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 और +5 कितना हो गया? आप कहेंगे भाई 10 हो गया। इस साहचर्य के नियम से अगर हम देखें तो हमने साहचर्य में देखा, क्या देखा? कि साहचर्य का नियम कहता है कि ये सवाल इस तरह से 3 संख्याएं लिखी हुई हैं और यहाँ हमने ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ हमने ब्रैकेट लगा दिया, तो 5 और 3 8 हो गया। फिर ये 8 जो आया, अब ये 8 आने के बाद ये इसमें जुड़ेगा, क्या होगा? 8 और 2 10 हो जाएगा। अगर हम साहचर्य का नियम यहाँ लगाते, इन दोनों में हम क्या कर देते? एसोसिएट कर देते, मतलब ब्रैकेट लगाते। तो पहले ये सॉल्व होता, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5, और यहाँ पर कितना बचा? बोलो 5। 5 और 5 कितना हो गया? 10 हो गया। तो मतलब कहने का साहचर्य का नियम यहाँ भी पालन करता है कि चाहे हम ब्रैकेट यहाँ पर ले लें, चाहे हम ब्रैकेट यहाँ पर ले लें, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, आंसर आपका वही आएगा। देखो यहाँ पर इन दोनों में हमने ब्रैकेट रखा, तो 8 और 5 13, पहले यहाँ से 13 आ गया, 13 और यहाँ पर 3 कितना हो गया? 16 हो गया। कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, अगर हम ब्रैकेट इन दोनों में ना रखते, हम इन दोनों में रख देते, तो 8 और 3 11 और 11 और 5 कितना हो गया? 16 हो गया। तो यहाँ भी 16 आ रहा है। मतलब साहचर्य का नियम यहाँ पर एडिशन मतलब प्लस के केस में या जोड़ने के केस में यहाँ बिल्कुल सत्य है और यहाँ भी सत्य है। बात समझ आ रही? लेकिन अगर यहीं पर माइनस और डिवाइड का केस अगर होता तो वहाँ गड़बड़ हो जाती, वहाँ चीज़ें क्या हो जाती? गड़बड़ हो जाती। ठीक है, इसी हिसाब से अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सभी मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है, लेकिन हमने इनको एसोसिएट कर दिया, मतलब साहचर्य कर दिया। तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। 4 तिया कितना हो गया? 12। अब 12 जब यहाँ से आएगा और 12 का गुणा 1 में होगा, तो 12 एकम 12 आएगा आंसर। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ ब्रैकेट लगाते तो पहले इसको सॉल्व करते। 3 एकम 3, 3 और 3 चौके 12, तो यहाँ से कितना आ गया? बोलो 12 आ गया। मतलब ये पूरे सवाल में यहाँ पर कितना आ रहा है? 12 आंसर आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर देखो इन दोनों का गुणा पहले करोगे, जहाँ ब्रैकेट लगाया पहले वो सॉल्व करना। 8 पंचे 40, 40 अब यहाँ बाहर आ गया, अब यहाँ गुणा हो रहा है, तो 40 का गुणा 3 में, 4 तिया 12, मतलब 120 आ गया। यहाँ पर देख लो आप, अगर यही चीज़ यहाँ करोगे तो यहाँ पर
8 दिया कितना होगा 24, 24 बाहर आएगा, अब 24 गुणा 5 में होगा, 24 पंचे कितना होगा 120। तो दोनों जगह से 120 आ रहा है, मतलब आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो एसोसिएटिव लॉ है ये यहाँ पर भी सत्य है, कोई भी दिक्कत नहीं। एक लास्ट नियम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर दें तो आप देख लो, इस डिस्ट्रीब्यूशन के नियम के हिसाब से इसे हम बोलते हैं क्या, बंटन का नियम। बंटन का नियम मतलब बांटना। जैसे अब हमने मिला के लिखा हुआ है, कैसे, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये जब यहाँ पर चिन्ह होगा प्लस या माइनस का, यहाँ प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, तो अब यहाँ बंटन का नियम लगेगा। कैसे लगेगा, देखो इसका मतलब ये है कि इसका गुणा करना है, किसका गुणा करना है, 2 का गुणा करना है। अगर हमें 2 का गुणा करना है, किस में करना है बोलो, 2 का गुणा करना है सवाल में 3 + 5 में करना है। तो बंटन के नियम के हिसाब से क्या होता है कि जब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इस 2 का गुणा आपको इसमें भी करना है जब आप अंदर लेके जाओगे, और इस 2 का गुणा इसमें भी करना है। मतलब कैसे लिखेंगे हम इसको, हम लिखेंगे देखो 2 का गुणा 3 में करना 3, और प्लस का चिन्ह यहाँ लगा दिया, फिर इसी 2 का गुणा 5 में भी करना, तो 2 × 5 ऐसा लिखोगे आप इसको। समझ आया कि नहीं आया, मतलब अंदर की दोनों संख्याओं में 2 का गुणा हो रहा है। जब बाहर गुणा लगा होगा तो इसका मतलब ये है कि इसका गुणा हम इसमें भी कर रहे हैं, इसका गुणा हम इसमें भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से कितना हो गया, 3 दूनी, देखो पहले गुणा सॉल्व करना फिर प्लस सॉल्व करना, 3 दूनी 6 और यहां पर 5 दूनी 10, कितना हो गया बोलो 16 हो गया। अब यही 16 अगर हम गुणा नहीं करते, मैंने कहा पहले ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, तो 5 और 3 8, हमने क्या कर दिया अंदर 8 कर दिया। अब हम गुणा कर दें किसमें, 2 में, तो 8 दूनी 16, हमारा उत्तर तो भी कितना आ गया 16 आ गया। समझ आया कि नहीं आया, ये होता है आपका बंटन का नियम। मतलब कहने का, एक बार फिर से समझिए चीज को, इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो 2 गुणा क्या लिखा है 3 + 5, हम इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, हम बंटन के नियम से कर लें, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, 2 का गुणा हमें 3 में करें, 2 का गुणा हमने 3 में कर दिया, फिर प्लस लगाया, फिर इसी 2 का गुणा हमने 5 में कर दिया, 2 × 5। या हम कह सकते हैं कि पहले हम इन दोनों को ही सॉल्व कर दें, पहले हम जोड़ लें, ब्रैकेट के अंदर है ना, मैंने कहा पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, कोष्टक सॉल्व होता है, तो कोष्टक के अंदर सॉल्व कर लीजिए। 5 और 3 कितना हो गया 8, अब 8 का गुणा करेंगे बाहर 2 में, तो यहाँ पर 2 × हमने बना दिया 8, तो देखो यहाँ से भी उत्तर 8 दूनी 16 आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो पहले गुणा का सॉल्व करना, 2 × 3 = 6 और 5 दूनी 10, 10 और 6 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो बंटन का नियम से भी सही है, और जो नियम है हमारा ब्रैकेट को सॉल्व करने वाला उस नियम से भी सही है। तो इस प्रकार के सवालों को हम बंटन के नियम से करते हैं। अब यहाँ पर देख लो आप, देखो मैंने कहा बंटन का नियम हम यहाँ पे लगा दें, तो बंटन के नियम लगाओगे तो 3 का जो गुणा है पहले आप 8 में करोगे, फिर वही 3 का गुणा आप किस में करोगे 5 में। निशान जो लगा हुआ है चिन्ह वो वैसे ही रखना, 3 का गुणा 8 में, तो 3 × 8 कर देना, और माइनस का चिन्ह है ये माइनस का चिन्ह लगा दो, 3 का गुणा 5 में, तो 3 × 5, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 8 दिया कितना हो गया 24 माइनस 5 दिया कितना हो गया 15, बराबर कितना आएगा। अगर हम ऐसा नहीं करते, हम डायरेक्ट कर देते कि अंदर कोष्टक के हम पहले सॉल्व कर लें, मतलब 8 में से 5 गया कितना आएगा 3, 8 में से 5 गया 3, तो 3 ये आया, और बाहर कितना है बोलो 3 है, तो 3 दिया कितना हो गया बोलो 9 हो गया, 9 हो गया। अब 24 में से आप 15 घटा के देख लो 9 ही आएगा, और हम इसको ऐसे सॉल्व किया तो भी कितना आया 9 आया। बोलो कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको 4 नियम बताए हैं, ये चारों नियम को आप अच्छे से समझ लो। ये आपके होल नंबर के केस में, मतलब हम कह सकते हैं पूर्ण संख्याओं के केस में लागू होते हैं, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बिल्कुल सत्य है। मतलब एक है क्लोजर का नियम, दूसरा है आपका क्रम विनिमय नियम, तीसरा है साहचर्य का नियम, और चौथा है बंटन का नियम। ये चारों नियम मैंने समझा दिए। इनमें हल्की फुल्की संक्रियाएं थी जो कि हमने करके देख ली। आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को 1-2 बार और देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, और ये चीज़ें जो है आपके काम में आएंगी भविष्य में, ठीक है, और एग्जाम में भी काम आएंगी। अब आइए देखिए, हमें प्रॉपर्टीज देखना है, जीरो की प्रॉपर्टीज। अब जीरो के जो गुण होते हैं वो हम देख लेते हैं क्या गुण होते हैं। देखो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से भी समझाऊंगा। जीरो का नियम क्या कहता है कि किसी संख्या में शून्य को जोड़ने अथवा घटाने पर भी उस संख्या का मान क्या रहता है, वही रहता है, अपरिवर्तित रहता है। मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होता। मतलब किसी संख्या में
ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कह रही है? ये लाइन ये कह रही है कि किसी संख्या में, सपोज करो 5 में हमने 0 को जोड़ दिया, ठीक है, या हमने 5 में से 0 को घटा दिया, तो जोड़ने घटाने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, संख्या कितनी रहेगी? 5 ही रहेगी। आप किसी भी संख्या के साथ कर लो, चाहे आप जोड़ लो और चाहे आप घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या उतनी ही रहेगी। ये पहली लाइन का मतलब ये देखो, 8 में हमने क्या किया? 0 को जोड़ दिया। 0 तो कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं जोड़ा, कुछ नहीं घटाया, तो कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। देखो 8 में से हमने 0 घटा दिया, कुछ फर्क पड़ा? आप कहेंगे भाई नहीं पड़ा, कितना रहा? 8 ही रहा। तो पहली लाइन समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब दूसरी लाइन पे आते हैं। दूसरी लाइन क्या कह रही है? किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर गुणनफल 0 हो जाता है। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी संख्या को, जैसे 1 को हमने गुणा कर दिया 0 में, तो क्या हो जाएगा? बोलो 0 हो जाएगा, है ना। जब भी 0 में हम किसी से गुणा करते हैं या 0 का गुणा हम किसी में भी करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। जैसे हम 2 में गुणा कर दें अगर 0 का, तो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हम 3 में गुणा कर दें अगर 0 का, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हम 5 में गुणा कर दें अगर 0 का, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितनी भी बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी संख्या में आप 0 से गुणा कर लीजिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये बात आपको समझनी है ना। जैसे मान के चलिए हमने 500 में गुणा कर दिया किसका? 0 का, तो 0 हो जाएगा। ये मतलब ये लाइन यही कह रही, किसी संख्या को जब 0 से गुणा किया जाता है तो वो संख्या क्या बन जाती है? 0 बन जाती है। उसका गुणनफल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। बात समझ गए? तो ये दोनों लाइन आपको क्लियर हो गई होंगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। चलिए अब तीसरी बात देखिए, किसी संख्या से 0 को भाग देने पर भागफल 0 होता है। मतलब किसी संख्या को, देखो किसी संख्या से किसी अन्य संख्या से 0 को भाग देने पर भागफल क्या होता है? 0 हो जाता है। मतलब कहने का ये है, कोई भी संख्या हो, है ना, उस संख्या से 0 को आप भाग, किसको भाग दे रहे हो? 0 को भाग दे रहे हो। मतलब मैंने कहा भाई 5 से हमने भाग दे दिया 0 में, तो क्या आएगा? बोलो, आप कहेंगे 0, 0 आएगा, है ना। या हम कहें भाई हम 0 में 1 से भाग दे दें तो भी क्या आएगा? बोलो 0 आएगा। मतलब कहने का ये है, देखो भाग करने का नियम आपको पता होना चाहिए। भाग करने का नियम क्या आपको पता होना चाहिए? कैसे? जैसे मैं आपसे कहता हूं कि देखो भाई 6 में हम अगर 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे भाई हमें ऐसी संख्या देखनी पड़ेगी, कैसी संख्या देखनी पड़ेगी? जैसे 6 को हम भाग दे रहे हैं किससे? 2 से, तो हमें ऐसी संख्या देखनी पड़ेगी जिसका गुणा जब हम 2 में कर दें, है ना, जब हम गुणा कर दें तो हमारा यहां पर कितना आना चाहिए? 3 दूनी 6, 6 आना चाहिए। जब 6 में से 6 जाएगा तो क्या हो गया? शेषफल हो गया 0, है ना। शेष क्या हो गया? 0 हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया? 0। तो मतलब कहने का, जब भी हम भाग देते हैं किसी संख्या में, मान लो इससे हम भाग दे रहे हैं, तो हमें इसमें ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा कि ऊपर जो संख्या मौजूद है उतना आ जाए। तो मैंने कहा भाई 3 से गुणा कर दें, 3 दूनी 6, तो 6 से 6 कट जाएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं भाई ये कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा। इसका मतलब है क्या? देखो यहाँ 2 है, तो 2 गुणा 3, 3 दूनी 6। अगर हम इसको ऐसा कर दें 6 बराबर, इसको वहां ले जाओ तो गुणा में आ जाएगा 2 × 3, तो 6 बराबर 6 हो गया कि नहीं हुआ? मतलब कहने का ये है कि जब भी हम, जैसे मान के चलिए 18 में हम 3 से भाग दे रहे हैं तो कितनी बार जाएगा? आप कहेंगे 6 बार जाएगा, क्योंकि 6 × 3 6 3 18, 18 में 18 से भाग गया, रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। तो हम क्या करते हैं, जब किसी संख्या में भाग देते हैं ना, जब किसी संख्या में किसी से भाग देते हैं तो हम ऐसी संख्या की तलाश करते हैं जिसका गुणा हम इसमें डिवीजन करने वाली संख्या में कर दें तो हमें उतना ही प्राप्त हो जाएगा जितना कि ऊपर है। तो ये भाग चला जाएगा पूर्णतः और संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं, देखो भाई जैसे मैं 0 को भाग दे रहा हूं किससे? 1 से, तो मैं यहां पर सपोज करो 1 ले लिया, मैंने 1 ले लिया, तो 1 का गुणा 1 में हुआ तो 1 आएगा, तो शेषफल क्या आएगा? बोलो माइनस का 1 आएगा। 0 तो नहीं आया ना, शेषफल आया? नहीं आया। आप कहेंगे चलो भाई ठीक है, अगर मैं 0 से मान के चलो 1 से भाग दे रहा हूं और मैंने कहा यहाँ पर 2 रख लूं, तो 2 गुणा 1 कितना हो गया? 2 हो गया। अब मैं घटाऊंगा तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का 2, लेकिन शेषफल तो हमारा 0 नहीं आ रहा। तो हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखनी पड़ेगी, कहाँ पर? यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखनी पड़ेगी जिसका गुणा हम 1 में करें तो हमारा यहाँ पर 0 ही बन जाए, 0 ही बन जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो मैं क्या करूँगा, देखो अगर मैं 1 से भाग दे रहा हूँ किसको? 0 को,
तो मैं कहूँगा भैया यहाँ पर जीरो रखना पड़ेगा। जीरो का गुणा जब हम एक में करें, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि जीरो एक ऐसी संख्या होती है जिसका गुणा हम किसी भी संख्या में कर दें तो परिणाम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम एक का गुणा हम जीरो में करेंगे, जीरो इंटू वन क्या हो गया, जीरो। अब जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो रहेगा शेषफल, इसका मतलब भाग चला गया, भाग चला गया। इसी हिसाब से अगर मैं ये देखूं कि अगर मैं जीरो में मान के चलो मैं 5 से भाग दे रहा हूं, किससे भाग दे रहा हूं, 5 से, तो मुझे यहां पर कैसी संख्या रखनी पड़ेगी जिसका गुणा मैं इस 5 में करूंगा तो जीरो इंटू 5, जीरो का गुणा किस में भी करोगे जीरो बन जाता है, तो क्या हो गया यहाँ पर जीरो। अब जीरो में से जीरो का क्या हो गया, जीरो, शेषफल क्या हो गया, जीरो। बात समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब ये है कि मैंने 1 से भाग दिया जीरो में, बात समझ रहे हैं, मैंने 1 से भाग दे दिया जीरो में तो कितनी बार गया, आप कहेंगे भाई 0 बार। मैंने 5 से भाग दे दिया जीरो में तो क्या आ गया, बोलो कितनी बार गया, 0 बार। इसका मतलब ये लाइन जो यहाँ पर कह रही है कि किसी संख्या से जब जीरो को भाग देते हैं तो भागफल जीरो ही होता है। देखो भागफल क्या है, इस संख्या से भाग दिया जीरो में, भागफल क्या हो गया, जीरो। इस संख्या से भाग दिया जीरो में तो भागफल क्या हो गया, जीरो। मतलब किसी भी संख्या से आप शून्य को भाग दे दो तो भागफल हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन शून्य से या जीरो से किसी संख्या को भाग देने की संक्रिया अर्थहीन होती है। मतलब कुछ नहीं हम कह सकते उसके बारे में क्या प्राप्त होगा, है ना, कुछ डिफाइंड नहीं होता। अगर जीरो से आप किसी संख्या में भाग दोगे तो क्या आएगा हम नहीं कह सकते। देखो अब समझते हैं इसको। मैं आपसे कह रहा हूं कि मान के चलिए हमने 1 में भाग दे दिया जीरो से, ठीक है। मैंने कहा कि यहां पर मैं 1 अगर रख दूं कि मान लो भाग एक बार जाएगा, तो जीरो इंटू 1 क्या हो गया, आप कहेंगे भाई जीरो, माइनस कर दिए क्या हो गया, 1 हो गया। भाग गया, नहीं गया, एक बार तो नहीं गया। फिर मैंने कहा जीरो से हम भाग देंगे उसी 1 में, हमने मान लिया कि 2 बार हम भाग दें तो जीरो इंटू 2 क्या हो गया, जीरो। क्या शेषफल बचा, 1 बचा। मैंने कहा नहीं जा रहा है, मैंने कहा एक काम करो, 1 में हम भाग देंगे जीरो से, मान लो 500 बार हमने भाग दे दिया, 500 बार, तो 500 गुणा किया जीरो, कितना हो गया, जीरो। तो क्या आ गया, शेषफल 1 आ गया। भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। हम ये कह ही नहीं पा रहे कि कितनी बार भाग, 1 बार भाग जाएगा कि 2 बार जाएगा कि 500 बार जाएगा कि 1000 बार जाएगा कि 5000 बार जाएगा कि 10,000 बार जाएगा कि 50 लाख बार जाएगा, कुछ फिक्स नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं ये क्रिया क्या है, अर्थहीन है, इसका कोई अर्थ हम नहीं निकाल पा रहे। बात समझ पा रहे हैं। तो जब भी हम जीरो से किसी भी संख्या में भाग देंगे ना तो वो क्रिया क्या होगी, अर्थहीन हो जाएगी, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी संख्या से जब शून्य को भाग देंगे तो भागफल हमेशा शून्य हो जाएगा। लेकिन शून्य में अगर किसी संख्या से हम भाग दें, बात समझ रहे हो, मैंने क्या कहा कि शून्य में हम किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो क्या हो गया, किसी संख्या से शून्य में भाग दे रहे हैं तो क्या हो गया, आप कहेंगे शून्य हो गया, जीरो हो गया। लेकिन जब जीरो से मतलब जीरो को नीचे रखें और ऊपर हम कोई संख्या रखें, है ना, तब उस केस में क्या होगी, वो संक्रिया क्या हो जाएगी, भाग की अर्थहीन हो जाएगी, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक, इसके बाद आइए, शून्य के अतिरिक्त किसी संख्या, देखो यहां पर ये घात है मतलब पावर है, इसको घात करिए। शून्य के अतिरिक्त किसी संख्या की घात शून्य होने पर परिणाम क्या होता है, 1 होता है। अब यहां पर एक बात रुकिए, क्या कि शून्य के अतिरिक्त किसी संख्या की घात शून्य हो, मतलब कहने का शून्य को छोड़ दीजिए, मतलब इसको छोड़ दीजिए, 1 की घात अगर 0 हो गई तो क्या बनेगा, बोलो 1 होगा। ठीक है, परिणाम क्या होगा, 1 होगा, यही तो बोला उसने कहा किसी संख्या की घात अगर शून्य होगी तो परिणाम 1 मिलता है, परिणाम 1 मिलता है। जैसे 2 की घात क्या होगी, बोलो 0, तो भी परिणाम क्या होगा, 1 होगा। 3 की घात क्या होगी, 0, परिणाम क्या होगा, 1। किसी भी कोई भी संख्या हो, 10 की घात अगर 0 है, 10 की घात क्या है, बोलो 0 है, तो भी परिणाम क्या होगा, 1 होगा। ये इसका कहने का मतलब है। इसको छोड़कर कोई भी संख्या हो, उसकी घात अगर हमने 0 कर दी तो परिणाम हमेशा हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर है, 1 मिलेगा। अब ये आप आने वाली कक्षाओं में जब करणीय एवं घातांक पढ़ोगे ना तब आपको देखने को मिलेगा ऐसा क्यों होता है। हालांकि मैं आपको बता भी सकता हूं, चूंकि क्या होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 10 की घात 1 है और अपॉन में भी 10 की घात 1 है। जब ये डिवाइड में होता है तो घातें माइनस होती है, मतलब हम इसको कैसा लिखते हैं, 10 की घात 1 माइनस 1,
ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, 10 की घात 0 हो जाएगी, और इसका मतलब क्या होगा बोलो 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इससे कट भी तो सकता है भाई, 10/10 मतलब क्या होगा, एक बार भाग चला जाएगा, जब एक बार भाग जाएगा तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये सारी की सारी बातें सत्य हैं। हालांकि हो सकता है आप बच्चों को अभी ये चीज़ समझ में ना आए, लेकिन आने वाली कक्षाओं में आप समझने लगेंगे। ठीक है, अभी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्लियर है, तो कोई बात नहीं, इतना बस आप ध्यान रखिए। ये मैंने नियम क्या बताए हैं आपको, कि किसी संख्या में शून्य को जोड़ने अथवा घटाने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी बात क्या, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल क्या होता है, हमेशा शून्य हो जाता है। किसी संख्या से शून्य को भाग देने पर भागफल क्या होता है, शून्य होता है। जबकि शून्य से अगर किसी संख्या में हम भाग दे दें तो क्या हो जाएगी, ये प्रक्रिया जो है अर्थहीन हो जाएगी। इसके बाद में शून्य के अतिरिक्त कोई और संख्या की घात अगर हम 0 कर देंगे तो उसका परिणाम क्या मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगली बात हम देखते हैं। अगली बात हम देखते हैं क्या है, अगला प्रॉपर्टीज ऑफ 1। एक की जो है, एक के गुण। एक के गुण क्या होंगे, देखो एक एक ऐसी संख्या है जिससे किसी भी संख्या को गुणा अथवा भाग करने पर परिणाम स्वयं वह संख्या होती है। मतलब कहने का क्या हुआ कि किसी भी संख्या में आप 1 का गुणा कर दो, जैसे 5 में हमने गुणा कर दिया तो कितना आ गया बोलो, 5 एकम 5 आ गया। 8 में हमने 1 से गुणा कर दिया तो 8 एकम 8 आ गया। मतलब 1 से किसी भी संख्या में गुणा कर दो तो वही संख्या आ जाएगी, 5 एकम 5, 8 एकम 8, 8 ही आ गया। जिस संख्या में गुणा कर रहे थे वही संख्या आ गई। अगर हम क्या बोले, अगर हम 5 में भाग कर दें 1 से तो 5 एकम 5 कितना आ गया, 5 आ गया। मैंने 8 में अगर भाग कर दिए 1 से तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। मतलब 1 से किसी संख्या को गुणा कर दो या डिवाइड कर दो, उतना ही परिणाम आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम देखेंगे ये 2 चीज़ें और, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। ये 2 चीज़ें और देखनी है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। समझते जाना, बहुत काम की चीज़ें हैं और उनको रिवीजन भी करना, टाइम टू टाइम नहीं चीज़ें भूल जाओगे आप, है ना। बहुत काम की चीज़ें। देखो इसमें लिखा है -1। -1 मतलब ये नेगेटिव है, ऋणात्मक है। ठीक है, इसमें बोला है इवन। इवन का मतलब क्या, इवन पावर। इवन मतलब क्या, इवन का मतलब होता है, इवन नंबर हमने पढ़ा है ना, सम संख्याएं। जैसे क्या, इवन में 0 भी आता है, 2 आता है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है एंड सो ऑन। इस प्रकार की 2 2 के अंतर से, ठीक है, ये संख्याएं होती हैं। और ऑड नंबर क्या होते हैं, तो आप कहेंगे भाई ऑड होता है क्या, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 2 2 के अंतर से। तो उसने यही तो कहा है, उसने क्या कहा है, ये कहा है कि यहाँ पर -1 की पावर अगर इवन हो। इवन मतलब क्या, देखो जैसे 2 हो गया तो इसका मतलब पहले तो आप ये समझ लो कि कोई नंबर है, जैसे 2 की घात 2 है तो इसका मतलब क्या होगा, हमें इस 2 का गुणा कितनी बार करना है, 2 बार। तो कितना हो गया बोलो, 4 हो गया। जैसे मान के चलो 2 की घात अगर 3 है तो इसका मतलब ये नीचे वाले 2 को हमें 3 बार गुणा करना है। इसका मतलब ये होता है 2 गुणा 2 गुणा 2। तो हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना बन गया बोलो, 8 बन गया। तो जितनी घात है उतनी बार हम गुणा करते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे 5 की घात कितनी है, 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 का गुणा कितनी बार करना है, 4 बार। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसा है ना। कितना आ जाएगा बोलो, 625 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो अब यहाँ पर उसने क्या कहा, यहाँ पर ये कहा कि -1 अगर लिखा है, -1 अगर लिखा है और इसकी घात मान के चलो 2 है, 2 क्या है, इवन है, मतलब सम संख्या है। तो इसका मतलब क्या होगा, -1 गुणा -1, 2 बार होगा। जब ये 2 बार होगा तो 1 का गुणा 1 में हो गया 1, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। माइनस का गुणा, जैसे माइनस इंटू माइनस कितनी बार, 2 बार है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा बोलो, प्लस बनेगा। जैसे माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस 3 बार है तो क्या आ जाएगा बोलो, माइनस आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो आप 2 बार जब माइनस गुणा होता है तो ये प्लस बन जाता है, ये क्या बन गया, प्लस। लेकिन ध्यान रखो, प्लस का गुणा जब माइनस में होता है, प्लस का गुणा जब माइनस में होता है तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये महत्वपूर्ण है कि आप प्लस का गुणा करोगे माइनस में तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया बोलो, माइनस आ गया। ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूं कि ये जो प्लस है ना, इसका गुणा करना है माइनस। ठीक है, तो क्या आएगा बोलो, आप कहेंगे भाई माइनस आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है।
और क्या याद रखना है, और याद रखना है कि जब हम 2 बार माइनस का गुणा करते हैं, कितनी बार, 2 बार माइनस गुणा करते हैं, माइनस गुणा माइनस, तो क्या आता है, हमेशा प्लस आता है। ये 2 चीज़ें याद रखनी है आपको, ये बहुत काम की चीज़ें। अब आपको ये करना आना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे देखो, ये चीज़ जब आपने देख ली है तो अब आपके दिमाग में चीज़ें आ जानी चाहिए। मैंने कहा एक नियम तो ये याद रखना है, एक नियम ये याद रखना है। देखो यहाँ पर लिखा है माइनस गुणा माइनस, तो मैंने क्या बताया कि 2 बार गुणा हो रहा है, 1 और 2, 2 बार माइनस गुणा हो रहा है तो क्या आएगा, बोलो प्लस आएगा। ये तो मैंने इस नियम से बताया। लेकिन 3 बार हुआ माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस, कितनी बार हुआ बोलो, आप कहेंगे 3 बार हुआ, तो क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। तो पहला नियम जो है वो आप यहां पर लगा लीजिए, कहां पर लगा लीजिए, इन दोनों में, कि 2 बार माइनस का गुणा होता है, 2 बार माइनस गुणा होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहां पर तो क्या आ गया, बोलो प्लस आ गया, क्या आ गया, प्लस आ गया। अब गुणा क्या हो गया, बोलो माइनस। देखो इतना सॉल्व हो गया, ये हो गया प्लस, गुणा और ये क्या है, माइनस। अब इसमें माइनस, ये जो है ये माइनस है। अब मैंने दूसरा नियम क्या बताया, दूसरा ये बताया कि एक बार प्लस और एक बार माइनस का गुणा होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। बोलो समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का गुणा समवार, समवार मतलब क्या, माइनस का गुणा 2 बार हो तो प्लस बनेगा। माइनस का गुणा अगर 4 बार माइनस गुणा कर दोगे तो प्लस बन जाएगा, 6 बार माइनस गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, 8 बार कर दोगे तो प्लस बन जाएगा, 10 बार कर दोगे तो प्लस बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जब ऋणात्मक चीज का गुणा समवार करते हैं, इवन टाइम्स करते हैं, तो क्या होता है, हमेशा सम निकलता है। लेकिन यहां से हमें पता चला, देखो हमने 3 बार माइनस लिया, 3 बार माइनस लिया तो जो इसमें सम था उससे प्लस बना, लेकिन आखिरी में एक माइनस बचा तो इसका इसमें गुणा हुआ तो क्या बन गया, माइनस बन गया। किस नियम से, इस वाले नियम से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब विषमवार माइनस आता है, विषमवार माइनस आता है और उन माइनस का गुणा आपस में जब होता है तो हमेशा क्या बनता है, माइनस बनता है। ये चीज बहुत काम की है। हो सकता है आपको आज समझ में ना आए कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो बहुत डिफिकल्ट पढ़ा रहे हैं, हमको बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन भाई एग्जाम निकालना है ना, तो ये सब चीजें पता होने चाहिए। इन्हीं से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, नहीं तो कोई आपको एग्जाम निकालने में मदद नहीं कर पाएगा जब तक आप अपना खुद का दिमाग नहीं खोलोगे। और हम ये प्रयास कर रहे हैं, ये हमारा सार्थक प्रयास साबित हो कि इन वीडियोस की हेल्प लेकर के आप सभी बच्चे एग्जाम क्वालिफाई अगर कर जाते तो हमारी मेहनत जो है सफल हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब इसका क्या उपयोग है, देखो इसका उपयोग ये है कि यहां पर लिखा है -1, क्या लिखा है, -1, और इसकी पावर क्या है, इवन। इवन मतलब क्या हुआ, मान के चलो 2 है, इवन मतलब क्या है, 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, -1 इंटू -1। मैंने कहा -1 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 क्या होता है, बोलो आप कहेंगे भाई 1 ही होता है, लेकिन माइनस का गुणा माइनस में हो गया तो क्या बन गया, प्लस बन गया, तो क्या आ गया, बोलो +1। तो देखो प्लस आया, प्लस का 1, यही तो बोल रहा है। इसी प्रकार से मान के चलो -1 की पावर कितनी है, बोलो 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, क्या हो जाएगा, बोलो 1 का गुणा कितनी भी बार कर दो, 1 का गुणा कितनी भी बार कर दो हमेशा 1 आएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, कितनी बार करो हमेशा 1 आएगा। तो मैंने कहा 1 का गुणा कितनी बार किया, 1 आ गया। लेकिन देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या हो गया, बोलो प्लस ही आएगा, तो ये होगा प्लस का 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर इवन पावर हो, इवन पावर मतलब जैसे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 कुछ भी हो, -1 की पावर अगर इवन होगी तो हमेशा क्या बनेगा, +1 ही आएगा। देखो ये +1, जब यहाँ कोई साइन नहीं लगा इसका मतलब प्लस होता है। ठीक है, ये संख्या धनात्मक है, ये प्लस बना, ये प्लस बना, प्लस का बनाया। लेकिन अगर यहाँ पर उसने ये कहा, क्या कहा कि देखो -1 की पावर ऑड, ऑड का मतलब क्या, मान के चलो पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, किसी की पावर अगर 1 है तो एक बार गुणा करना है उसका, इसका मतलब -1 की पावर 1 मतलब क्या हो गया, बोलो -1 हो गया। समझ आया। इसी प्रकार से अगर मान के चलो -1 ऑड लिखा है, ऑड का मतलब क्या, ऑड नंबर में 3 भी आता है, अगर 3 लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा, -1 का गुणा हम 3 बार करेंगे,
तो देखो एक का गुणा कितनी बार होता है, हमेशा क्या आता है बोलो, एक आता है। लेकिन देखो माइनस माइनस प्लस इनटू क्या हो गया, माइनस। तो प्लस और माइनस गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका मतलब क्या है, माइनस का वन आया। तो देखो यहाँ पर माइनस का वन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है ना, है ना। तो मतलब कहने का कि ये चीज़ याद रखने वाली है हमेशा के लिए कि जब -1 की पावर अगर यहाँ पर क्या हो, ऑड हो, तो हमेशा क्या आएगा, माइनस का वन आएगा। अगर -1 की पावर इवन हो तो हमेशा क्या आएगा, प्लस का वन आएगा। बस इतनी सी बात है, ये है आपकी वन की प्रॉपर्टीज। ठीक है, बढ़े आगे और ध्यान से समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। अब आते हैं हम किस पर, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि मेजरली जो इस चैप्टर में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो इसी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, या इसी सेक्शन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से तैयार करना है। पहले आप इसको पढ़िए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, आपको कंप्लीट देखना है, चिंता नहीं करना है। इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन मैं इसके कॉन्सेप्ट सारे कवर कर दूंगा, ताकि इसके बाद जो क्लास आएगी ना, उसमें आपके सारे के सारे इस सेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चन हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी या विभाजकता परीक्षण की हम अगर बात करें तो विभाजकता परीक्षण क्या होता है। देखो क्या लिखा है, जब किसी संख्या में एक अन्य संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है, तब वह संख्या पूर्णतः भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब हमने भाज्य संख्याओं की परिभाषा पढ़ी थी कि जब किसी संख्या में हम किसी अन्य संख्या से भाग देते हैं और भाग देने पर अगर शेषफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो वो संख्या क्या होती है, पूरी तरह भाज्य मानी जाती है। जैसे मान के चलिए मैंने आपसे कहा कि 10 में आप भाग करिए 2 से, तो आप कहेंगे भैया 5 बार गया, 5 बार गया। या इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, देखो 10 बराबर 2 गुणा 5, ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम इस 2 को यहाँ लाएंगे तो ये बटे में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। देखो ये अगर हम यहाँ से यहाँ लाएंगे तो ये देखो यहाँ आ गया, ऐसा हो जाएगा। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 को हम कितनी बार भाग दे रहे हैं, कितनी बार दे रहे हैं नहीं पता, लेकिन हम किससे भाग दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 2 से, 2 से भाग दे रहे हैं 10 में, तो हम इसे ऐसे लिखें 10 में भाग दे रहे हैं हम 2 से। तो हम यहाँ पर क्या लेकर के आए, जिसका गुणा हम 2 में कर दें कि इतना ही आ जाए। तो आप कहेंगे भाई हमें टेबल तो याद है, पहाड़ याद रहते हैं, हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। तो 5 का गुणा 2 में, 5 दूनी कितना बन गया 10, 10 में से 10 जाएगा, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 0। इसे बोलते हैं हम शेषफल, इसे क्या बोलते हैं हम, शेषफल। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, शेषफल। लेकिन इसे हम क्या बोलते हैं बोलो, और इसे क्या बोलते हैं बोलो, और इसे क्या बोलते हैं बोलो, ये 3 चीज़ें और है। ठीक है, तो ये लिखो, आप हिंदी में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे हम भाज्य। ठीक है, इसे हम लिखेंगे क्या, भाजक, इसे हम लिखेंगे क्या, भाजक। और ये क्या होगा हमारा, भागफल, क्या होगा, भागफल। ठीक है, इंग्लिश में अगर लिखना है तो हम इसे लिखेंगे क्या, डिविडेंड। ऊपर क्या है, डिविडेंड। ठीक है, ये क्या होगा, डिवाइजर, ये क्या होगा, कोशेंट, ये क्या होगा, कोशेंट, और ये होगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, इतनी चीज आपको पता होनी, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो देखो मैंने 10 को भाग दिया 2 से, तो शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। कोशेंट कितना आया, भागफल कितना आया, 5 आया। ठीक है, तो शेषफल 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 10 जो है ना, ये संख्या 10 2 से विभाज्य है। यह है विभाजकता परीक्षण। 10 क्या है, 10 2 से कट रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 से 10 में भाग जा रहा है। तो 2 से 10 क्या है, विभाज्य है। तो कोई संख्या अचानक से आपके सामने दे दी जाए और आपसे पूछा जाए ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है,
इस संख्या में किससे भाग जाएगा, तो आप कैसे पता करोगे, तो उसको पता करने के कुछ नियम होते हैं, जो महत्वपूर्ण नियम हैं, जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो आपकी परीक्षा में बहुत बहुधा पूछे गए हैं, वो सारे के सारे जो नियम है ना, वो हमने यहाँ पर कवर करे हैं। क्या करें, कवर करें। तो ये जो चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखो मेरे भाई एक चीज़ और समझो, एक प्रमेय होती है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। प्रमेय जो होती है वो क्या होती है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये लिखा हुआ है। ये यूक्लिड्स नाम के एक गणितज्ञ थे जिन्होंने क्या, ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा, ज्यामिति कभी पढ़ोगे आप आने वाली कक्षाओं में, तो उसके जनक कहे जाते हैं यूक्लिड्स। इन्होंने नंबर सिस्टम में एक डिवीजन के लिए एक नियम दिया जिसे हम बोलते हैं क्या, यूक्लिड्स के नाम से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, ये कहते हैं कि भाई डिविडेंड जो होता है, जो डिविडेंड होता है ना, जो जिसमें हम भाग दे रहे थे, डिविडेंड होता है जिससे हम भाग दे रहे हैं, वो इसे हम बोलते हैं डिवाइजर। और जितनी बार भाग गया वो, इन दोनों का हम गुणा करते हैं और उसमें जब हम शेषफल को जोड़ देते हैं तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाती है जिसमें हम भाग दे रहे थे। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, आप पढ़े होंगे अपनी कक्षाओं में। इस डिवीजन लेमे को हम क्या बोलते हैं, देखो जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मैंने किसी संख्या में, सपोज करिए 8 में मैंने 3 से भाग दिया, तो 3 दूनी 6, कितनी बार गया, 6 बार, मतलब 2 बार गया, सॉरी, कितना आया, 6। 6 को मैंने घटाया, कितना बचा यहाँ पर बोलो, 2 बचा। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं ये 8 लिखना चाहूं, तो 8 बराबर कितना होगा, 3 का गुणा कर दो किसमें, 3 का गुणा कर दो किसमें, इस 2 में, 3 गुणा 2, और बाद में आप जोड़ दो जो बचा हुआ 2 है, ये जोड़ दो, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एक और बात समझो, जैसे 11 है, 11 में 3 से अगर भाग दूं, ठीक है, 13 कर लो, यहाँ पर कितना करो, 13 करो, फिर देखते हैं, ठीक है। 3 से हमने 13 में भाग दिया, 4 बार दिया, 3 चौक 12। देखो इससे बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं आनी चाहिए, छोटी बली जाए। तो 4 × 3, 4 3 कितना हो गया, 12। 12 को माइनस किया, कितना बच गया, तो आप कहेंगे भाई 1 बच गया। अब मैं ये जो 13 है इसको लिखना चाहता हूँ, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 13 बराबर कैसे आएगा, आप कहेंगे 13 बराबर आएगा 3 का गुणा करो 4 में, 3 का गुणा कर दो किसमें, 4 में, और बाद में जोड़ दो जो शेषफल आया वो, तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखो पहले गुणा सॉल्व करते हैं, फिर जोड़ सॉल्व करते हैं, फिर घटाना सॉल्व करते हैं। तो देखो 4 3 12 और 1 13, बन रहा है 13। तो ये जो है ना, ये 13, ये क्या था बोलो, आप कहेंगे भाई ये जो 13 है ना, इसे हम बोलते हैं क्या, जिसमें हम भाग दे रहे थे, वो होता है डिविडेंड। इंग्लिश में क्या होता है, डिविडेंड, ये होता है डिविडेंड। बराबर ये क्या होता है, जिससे हम भाग दे रहे थे, इसे बोलते हैं हम डिवाइजर। किससे भाग दे रहे थे, यहाँ पर 3 से, यहाँ भी 3 से, क्या होता है, डिवाइजर। और जितनी बार भाग गया उसे हम क्या बोलते हैं, कोशेंट। और जो शेषफल बचा है उसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। REMAINDER, पूरा लिख लेना, ठीक है, पूरा लिख लेना। ये हिंदी में क्या होता है, तो हिंदी में हम इसे बोलते हैं, हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। ये होता है भाज्य, बराबर इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम भाजक, इसे बोलते हैं हम क्या, भाजक। इसे हम बोलते हैं कोशेंट को क्या, भागफल। ये होता है हमारा भागफल, और इसे हम बोलते हैं बच्चे शेषफल। तो ये जो प्रमेय है ना, इस प्रमेय को क्या बोला जाता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया, और ये विभाजकता परीक्षण में आपका काम में आएगा, या इसके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे कि देखो यहाँ पर शेषफल आ रहा है, जब भी शेषफल यहाँ पर 0 होता है, जब भी शेषफल यहाँ पर 0 होता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ जो संख्या दी जाती है वो इस संख्या से पूरी तरह डिवाइड हो रही है, कट रही है। मतलब ये संख्या इस संख्या से कट रही है, ये संख्या इस संख्या से कट रही है। जैसे मान के चलो मैं 6 में भाग देता हूँ 3 से, तो 2 बार जाएगा, 3 दूनी कितना होगा, 6, 6 में से 6 क्या होगा, 0। अब देखो शेषफल या रिमाइंडर क्या हो गया, 0। ये 0 हो गया,
तो ये 6 जो है ये 3 से पूरी तरह विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। तो अब बार बार तो आप ऐसे डिवाइड कर करके देखोगे नहीं एग्जाम में, तो उसके कुछ नियम अगर हम याद रख लेंगे तो हम जो है चीज़ें आसानी से कर पाएंगे। तो वो नियम होते हैं विभाजकता के नियम। ठीक है, चलो अब आइए आप। ठीक है, ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं और ये हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमने थोड़ा सा एक झलक देख लिया। आगे इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, जब क्वेश्चंस आएंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब आइए सबसे पहला नियम हम देखेंगे आज की क्लास में, डिविजिबिलिटी बाई 2, मतलब 2 की विभाजकता। सबसे पहले हमें क्या देखना है? 2 की विभाजकता। अब 2 की विभाजकता देखने के लिए देखो, 2 की विभाजकता कैसे चेक करोगे? अब ऐसे मान के चलो कोई संख्या लिखी है 2152 लिखा है, इतनी बड़ी संख्या है। अब इसको हम चेक करेंगे भाई ये 2 से कट रहा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे भाई 2 एकम 2, ठीक है, रिमाइंडर हो गया 0, फिर उतार लिया हमने 1। अब 1 में 2 से भाग दिया, भाग नहीं जा रहा, भाग नहीं जाएगी, हमने 0 लगा ली। ठीक है, फिर हमने 5 और यहाँ पर उतार लिया। अब यहाँ पर हमने किया 15 में भाग, 2 सत्ते 14, कितनी बार गया बोलो? 7 बार, मतलब कितना आ गया? 14। फिर यहाँ पर कितना बचा? 1, फिर हमने उतारा कितना? 2। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 से भाग दिया, 2 छिंग 12, ठीक है, इतना हो गया 1076। अब 12 में से 12 गया, कितना हो गया? 0 हो गया, शेषफल 0। तो ये संख्या किससे कट गई? बोलो 2 से कट गई। अब इतनी बड़ी प्रोसेस तो हम करेंगे नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमें ये चेक करना है कि 2152, देखो मैं यहाँ पे फिर से समझाता हूँ आपको। 2152 मैंने लिखा, आप छोटे बच्चे हैं, बड़े बड़े भाग तो आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप बहुत छोटे हैं और इतने सारे टेबल भी हमें पता नहीं होते। 2152 की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी, इसको मिटाता हूँ मैं। हम 2 से अगर भाग दे रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर शेषफल 2 में से 2 गया, 0 हो गया, फिर हमने उतार लिया 1। अब हम ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 1 से छोटी संख्या आए, तो आप कहेंगे 1 से छोटी संख्या तो आ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि हम कम से कम एक बार तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, समझ रहे हैं? तो भाग नहीं जा रहा है, तो भाग नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे? भाग नहीं जाने के हम 0 लगाते थे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पर उतार लेंगे इसके ऊपर 5 और, पहले हमने ये लिया था, अब ये भी ले लेंगे। अब हम देखेंगे, अब इसमें भाग जा रहा है तो आप कहेंगे हाँ भाई अब हम पढ़ना शुरू करेंगे पहाड़ा। 2 का पहाड़ा पड़ा, 2 सत्ते 14, कितनी बार? 7 बार, 7 दूनी कितना हो गया? 14। अब हम इसको माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 1 आ गया। अब इस 1 के बाद हम उतारेंगे 2 को। ठीक है, अब 2 से हम 6 बार, है ना, 6 दूनी 12 आ गया, 12 को घटा दिया, क्या हो गया? रिमाइंडर 0, ये 0 आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब इतनी बड़ी संख्या जो 2152 है ना, वो 2 से कट रहा है, मतलब 2 से विभाज्य है। हमें ऐसे चेक कर पाइए, हमने किससे पता किया? यूक्लिड्स डिवीजन से पता किया। लेकिन अब हम यूक्लिड्स डिवीजन ही तो नहीं लगाना चाहते, तो हम देख के कैसे बताएंगे कि ये संख्या 2 से कट जाएगी? तो उसका नियम है, क्या नियम है? तो आप कहेंगे भाई कोई भी संख्या 2 से विभाज्य तब होती है जब उस संख्या का इकाई अंक, अब इकाई अंक हमने पढ़ा था क्या? जैसे ये संख्या लिखी तो इसमें सबसे पहला अंक जो दाएं तरफ, दाएं से बाएं हम जाते हैं, देखो ये लिखा है क्या? 5684, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है, ये हजार का अंक है। ये पढ़ा था हमने स्टार्टिंग की क्लास में। तो ये जो इकाई का अंक है इसे हम बोलते हैं इकाई, ये इकाई का अंक है। तो इकाई का अंक अगर किसी संख्या में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए, 2 4 6 8, या हम कह सकते हैं सम संख्या, या हम कह सकते हैं क्या? सम संख्या हो, सम संख्या हो। बात समझ आ रही है? कोई भी संख्या का अगर इकाई का अंक सम संख्या है, सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 0 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे करके, लेकिन इकाई का अंक तो एक अंक में ही होगा। तो मतलब 0 2 4 6 8 अगर है तो वो संख्या क्या होती है? आप कहेंगे भाई 2 से विभाज्य होती है। क्या होती है? 2 से विभाज्य होती है। ये चीज आपको याद रखनी। कोई संख्या अगर हमें चेक करना है 2 से कट रही कि नहीं कट रही, तो हम केवल इतना सा देख के बता देंगे कि अगर उस संख्या का जो इकाई का अंक है, ये जो अंक दिख रहा है ये 6 है, ये क्या है? सम है। 2 है, क्या है? सम है। 8 क्या है? सम है। 0 क्या है? सम है। 4 क्या है? सम है। तो ये सारी की सारी संख्याएं किससे कट जाएंगी? 2 से कट जाएंगी। फिर हमें भाग देने की बार बार जरूरत नहीं है। हमने बस देख लिया कि आखिरी में सम आ रहा है, सम संख्या आ रही। अब सम संख्या, विषम संख्या, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, इसके पहले के 3 लेक्चर हो चुके हैं, आप उसको देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा।
है ना, या तो आप लोग को पता भी होगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ 6 आ गया, 2 आ गया, 8 आ गया, 0 आ गया, 4, ये सब सम संख्याएं हैं, या उसने कहा 0 2 4 6 8 ऐसा कुछ होगा, तब वो संख्याएं 2 से कट जाएंगी। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, 2 से कट रही हैं, फिर हम चेक करने की जरूरत नहीं है कितनी भी बड़ी संख्या हो। अब देखो भाई 2152 हम अभी भाग दे के देख रहे थे। अब हमने कहा कि 2152 में जो इकाई का अंक है ना वो सम संख्या है, क्या है, 2 है। तो ये संख्या वैसे ही हम बता देंगे 2 से कट जाएगी, अब हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया आपका क्या, 2 का डिविजिबिलिटी का रूल। अब आते हैं हम किसका, 3 का। अब आएंगे किसका, 3 का डिविजिबिलिटी का रूल। अब 3, कोई संख्या 3 से विभाज्य होगी, कब होगी, देखो यदि उस संख्या के सभी अंकों का योगफल, सभी अंकों का योग, ठीक है, 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। मतलब इसमें 3 का नियम कुछ और है, जरूरी नहीं है एक ही नियम सब पे लागू हो। कुछ कुछ संख्याओं के एक जैसे नियम हो सकते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम संख्याओं के अलग अलग नियम होते हैं, सबके अपने अपने नियम हैं। ठीक है, तो देखो कोई संख्या 3 से विभाज्य होगी यदि उस संख्या के सभी अंकों का योग हम करें और उस योग को हम 3 से डिवाइड करके देखें तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे यहां पर उदाहरण दिया है, जैसे 2346 है, 2346। पहले तो अगर हमको कुछ नहीं पता होगा तो हम क्या करने लग जाएंगे, 2346 को हम डिवाइड करने लग जाएंगे किससे, तो आप कहेंगे भाई हम 3 से चेक करने लग जाएंगे। ठीक है, 3 8 24 ज़्यादा हो गया, 30 7 21, हम यहाँ 21 रखेंगे, 21 माइनस करेंगे, यहाँ पर 2 आ गया, उतार लेंगे हम 4, 3 8 है 24, 24 में से 24 गया क्या हो गया 0, उतार लेंगे कितना 6, 3 दूनी कितना हो गया बोलो 6, मतलब 6 में से 6 गया क्या हो गया 0, भाग चला गया। तो इतना सब कुछ करने की जरूरत हमें नहीं थी। हम क्या करते, देखो बच्चे हमें क्या करना है, हम इस संख्या के सभी अंक देखते, क्या क्या अंक हैं। 3 का नियम ये कहता है कि एक अंक यहाँ पर 2 है और एक अंक यहाँ पर 3 है, एक अंक यहाँ पर 4 है, एक अंक यहाँ पर 6, इन सब को जोड़ लेते, सबको जोड़ते 3 2 5 4 9 और 6 15, सबको जोड़ने पर कितना आ गया 15 आ गया, कितना आ गया बोलो 15 आ गया, आया 3 2 5 4 9 और 6 15। अब ये जो योगफल आया, अगर ये इतना बड़ा आ रहा है कि हम 3 से इसको डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हम फिर से जोड़ लेंगे, इनको फिर से जोड़ लेंगे, 5 और 1 6, 6 आ गया। अब ये 6 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, आप कहेंगे भाई हो रहा है, 6 तो 3 से कट जाता है क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 आता है, भाई 6 कटेगा कि नहीं कटेगा, आप कहेंगे भाई 3 दूनी 6, 6 से 6 क्या हो गया 0, आ गया 0 से शेषफल, मतलब विभाज्य है। अगर हम 6 पे नहीं जाते हम 15 को करके देख सकते थे, तो हम 15 को चेक कर लेते, 3 से कितनी बार, 3 5 15, 15 में से 15 का क्या हो गया 0, तो 15 कट गया। तो मैंने कहा योगफल करने पर जो भी संख्या आई इस संख्या को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से भाग देंगे, अगर ये संख्या 3 से भाग हो गई, शेषफल 0 आ गया, तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। ऐसे चेक करते हैं 3 की विभाजकता। बोलो समझ आया कि नहीं आया, समझ आया, अच्छे से आया समझ, बड़े ध्यान से समझना, बहुत काम की बातें बता रहा हूं। मैंने आपसे कहा सबको जोड़ना है जितने अंक हैं, ये तो मैंने लिख के बताया आपको, फिर हम डायरेक्ट भी करेंगे, है ना। जैसे 6 4 10 3 13 और 2 15, 15 को हमने भाग दे दिया 3 से, 3 5 15, मतलब रिमाइंडर क्या हो गया 0, शेषफल क्या हो गया 0। तो अगर ये 15 में भाग देने पर 3 से शेषफल 0 हो रहा है तो इस संख्या में भाग देख लो, शेषफल 0 ही आएगा, चेक करके आप देख लेना 0 ही आएगा। तो ये संख्या हम कहेंगे भाई किससे कट जाएगी, आप कहेंगे भाई 3 से कट जाएगी। इसको चेक करो, इसको चेक करेंगे, देखो 4 8 12, 4 8 12 6 18, 18 और 3 कितना हो गया 21, 21 आ गया। अब 21 क्या कटता नहीं है 3 से, 7 बार कट जाएगा, फिर भी नहीं बन रहा तो इन दोनों को जोड़ लेना, 2 और 1 3, कितना हो गया 3। अब 303 से कट जाएगा, जब कट जाएगा 3 3 से तो इसका मतलब ये संख्या भी कट जाएगी 3 से, समझ गए। ये है 3 का विभाजकता का नियम। 3 और 9 की विभाजकता का नियम लगभग की एक जैसा होता है, ठीक है, लगभग क्या पूर्णतः एक जैसा होता है, ठीक है। समझ तो आ गया होगा आपको, हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट करता हूं और अच्छे से बताता हूं आपको। देखो भैया, जैसे लिखा है 2 3 4 6, सभी अंकों को जोड़ना है, ठीक है। 3 2 5 4 9 और 6 15, 15 को भाग दे के देख लो 3 से, अगर 15 कट गया तो ये पूरी संख्या भी कट जाएगी। अगर आपको इतने पहाड़े याद नहीं है कि आप 15 तक नहीं जा पा रहे तो आप फिर से इसको क्या करिए, 1 और 5 को जोड़िए, कितना हो गया 6। अब 6 को आप
डिवाइड करके देख लो 3 से, अगर 3 से 6 कट गया इसका मतलब ये संख्या भी कट जाएगी, ये बात। अब इसको और शॉर्ट में समझो, आप 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, किसका पहाड़ा पढ़ते हैं? 3 का। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 और 30 धाम 30। 30 का पहाड़ है, 3 का पहाड़ है, सॉरी। अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ से ये चीज़ करना शुरू कर दूँ कि कहीं पर मुझे अगर संख्या में, अगर मुझे संख्या को मैं देखता हूँ, संख्या में कहीं 3 दिखे, कहीं 6 दिखे, कहीं 9 दिखे, है ना। सबसे पहले 3 6 9 दिखे तो आप उनको हटा ही दो, आप हटा ही दो, वो तो कट ही जाएगा, वो तो कट ही जाएगा ना। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये वाले 3 को हटा दो और ये 6 को हटा दो। किसको हटा दो? ये 3 को हटा दो और ये 6 को हटा दो। 3 और 6 दिख गया, हटा दिया। बचा कितना? केवल 4 बचा और 6 2 बचा। 4 2 कितना हो गया? 6। अब ये 6 को और डिवाइड करके देख लो, अगर ये 6 डिवाइड हो गया तो वो संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। समझ आया? 3 6 9 देखना है आपको। जैसे मैं एक संख्या लिख देता हूं यहां पर, देखो अच्छी संख्या लिखता हूं, ये संख्या है, ये संख्या चेक करना है 3 से कट रही कि नहीं कट रही। तो मैं कहता हूं भाई पहले संख्या में 3 6 9 देखूंगा, 3 6 9, ठीक है। यहां पर 3 दिख रहा है, ये हटा दो, 9 दिख रहा है हटा दो, 6 दिख रहा है हटा दो, 3 दिख रहा है हटा दो, ठीक है। इतना हमने हटा दिया, ये तो कट गया होगा 3 से, इसलिए हटा दिया। उसके बाद आप जोड़ना शुरू करो। जोड़ने के साथ साथ जोड़ते समय कोई 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं जो बच रही हैं, उनका अगर योगफल हम कर लें तुरंत के तुरंत, और वो 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 कुछ भी बन जाए, तो वो संख्याएं भी कट जाएंगी, क्योंकि 3 का पहाड़ा तो है ही। 3 के पहाड़े में जो भी चीज़ आती है वो 3 से कट जाती है ना। इसका मतलब हमने इन दोनों को जोड़ दिया, 2 और 1 3 बन गया, ये 3 बन गया, तो इनको भी हटा दो, ये भी कट जाएगी। हमने यहाँ पर 4 को और 2 को जोड़ा, कितना बन गया? 6 बन गया, तो ये भी कट जाएगी। मतलब पूरी चीज़ कट गई। जब पूरी चीज़ कट गई इसका मतलब क्या हुआ है? ये पूरी संख्या, इतनी बड़ी संख्या जो थी ये 3 से कट जाएगी। मतलब 2 3 4 9 6 3 2 1। अब इतनी बड़ी संख्या के लिए आपको ये चेक नहीं करना पड़ा 3 से डिवाइड करके, आपने ऐसे ही देख के बता दिया कि ये संख्या किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो ये होती है 3 की विभाजकता, अच्छे से देख लेना। आइए 4 की विभाजकता देखते हैं। 4 की विभाजकता का नियम क्या कहता है? देखो ध्यान से याद कर लेना, बहुत काम की चीज़ है, इससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे। 4 की विभाजकता कहती है, क्या कहती है? कोई संख्या 4 से विभाज्य होगी यदि उस संख्या के अंतिम दो अंक मतलब इकाई और दहाई दोनों मिलाकर अंतिम 2 अंक किससे विभाज्य हो? 4 से विभाज्य हो, या उस संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हो। मतलब कहने का ये, देखो ये संख्या दी है 2356 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये संख्या चेक करना है हमें, किससे डिवाइड होगी? 4 से होगी कि नहीं होगी। तो पूरा चेक नहीं करना आपको, पूरा चेक नहीं करना। क्या कह रहा है? ये कह रहा है या तो आखिरी के 2 अंक 0 हो जाएं, शून्य हो, या तो 2 अंक चेक कर लो जो कि 4 से डिवाइड हो रहा है। तो 2356 में केवल 56 को देखना है, ये केवल 56 को देखना है। अगर हम इसको तोड़ेंगे 2300 प्लस 56 क्या हो जाएगा? 2356 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2300 जो है इसमें तो 2 अंक 0 हैं ही आखिरी के, तो 2300 तक तो संख्या पूरी किससे कट जाएगी? 4 से कट जाएगी। बाकी केवल 56 को चेक करना है, 56 को चेक करना है। ये 56 अगर 4 से कट गया तो हम कहेंगे 2356 भी किससे कट जाएगा? 4 से कट जाएगा। ये नियम 4 का है। देख लो अब आप, 56 को डिवाइड करना है किससे? 4 से। कितनी बार जाएगा? बोले 14 बार जाए। 14 चौके 56, टेबल याद होने चाहिए, बस 0 आ गया। मतलब 56 कट गया तो 2356 भी कट जाएगा। तो 4 की विभाजकता चेक करने के लिए केवल और केवल आपको क्या करना है? आपको आखिरी के 2 अंक। देखो अब आप कहोगे हमें इतने कम समय में याद कैसे करें? तो भाई पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास में आपने कुछ तो पढ़ा होगा ना, आपके शिक्षकों ने कुछ तो पढ़ाया होगा ना, और पेपर निकालना है, सब कुछ याद करना पड़ेगा। आखिर मुझे भी तो याद है ना, मैंने भी तो पढ़ा। तो अपनी छोटी छोटी कक्षाओं में आप मेहनत करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे। जो पेरेंट्स देख रहे हैं लेक्चर्स को, जो पेरेंट्स बहुत सिंसियर हैं, अपने बच्चों को चाहते हैं सिलेक्शन ले नवोदय में, तो उनके साथ में मेहनत करें, उनको चीज़ें याद करवाएं, उनसे बार बार पूछें,
और उनको बार बार होमवर्क दें और इससे संबंधित सवाल भी करवाएं। मेरा आपसे पर्सनल तौर पे निवेदन है, क्योंकि तभी आपको बच्चा क्वालिफाई कर पाएगा, अदरवाइज आप भगवान भरोसे मत रहिए। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, आपके बच्चे को भी करनी पड़ेगी, उनको बार बार लेक्चर दिखाइए, उनके नोट्स बनवाइए, चीज़ें चेक करिए अपने लेवल पे भी। हाँ, बहुत सारे माँ बाप, मैं जानता हूँ मैथमेटिक्स नहीं बनती, उनको बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन ये 5वीं क्लास की चीज़ें आप भी अगर देखेंगे तो आप भी सीख जाएंगे, है ना। आप अपने मोहल्ले पड़ोस के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं ये चीज़ देख देख कर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। तो मैंने आपसे कहा कि भाई किसी संख्या में सबसे पहले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो कम से कम 20 तक के टेबल, 15 तक के टेबल तो आप याद रखिए, ठीक है। देखो मैंने कहा आखिरी के 2 अंक चेक करो, 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या कट जाएगी, कट रहे हैं। देखो 5684 लिखा हुआ है, इसमें 84 देखो आप, 84 क्या 4 से कट रहा है? तो आप कहेंगे भाई मुझे लग तो रहा है, ठीक है। 4 से 4 दूनी 8, 0 4 उतार लो, 4 एकम 4, रिमाइंडर 0, मतलब 21 बार जाएगा। तो ये 84 कट गया, तो इसका मतलब 5684 भी 4 से कट जाएगा। या हम कह दें 2 जीरो हों, मतलब जैसे मान के चलो 100 है, 100 में 2 जीरो आई हैं, 100 कट जाएगा 4 से, कितनी बार कट जाएगा? 25 से। तो किसी संख्या के आखिरी के 2 अंक अगर डबल जीरो है ना, तो वो भी 4 से कट जाता है, कोई भी संख्या हो, ठीक है। चलो अगले पे आइए। अब 5 की विभाजकता, 5 कोई संख्या 5 से विभाज्य है, हम कैसे चेक करें जल्दी से? तो कोई भी संख्या 5 से विभाजित तब होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक, आखिरी का जो अंक है, मतलब इकाई का अंक क्या है, 0 या 5 हो। किसी संख्या में, कोई भी संख्या हो, अंतिम अंक अगर 5 है, देखो लिखा है यहाँ पर 235, 235 में हमने देखा, या तो हम डिवाइड करके देख लें 5 से, 5 चौके 20, कितना बच गया? 3, उतार लिया हमने कितना? 5, 5 7 35, शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। या तो हम भाग दे के देख लें, नहीं देना तो हमें पता होना चाहिए, अगर 5 है आखिरी में यहाँ पर तो ये 5 से कट जाएगा, अगर 0 है आखिरी में तो 5 से कट जाएगा, अगर ये 5 है आखिरी में तो 5 से कट जाएगा। मतलब कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर हमें पता चल गया कि आखिरी में 0 है या 5 है तो 5 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी, हमें पता चल गया, ठीक है। चलो 6, कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब वह संख्या 2 से और 3 से दोनों से कटती हो। किससे? 2 से और 3 से दोनों से कटती होगी, तभी वह संख्या किससे कटेगी? 6 से कटेगी। अभी 6 का विभाजकता का नियम है, बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब 6 की विभाजकता चेक करने के लिए आपको दोनों का चेक करना पड़ेगा, 2 का भी करना पड़ेगा और 3 का भी करना पड़ेगा, अलग अलग। जैसे यहाँ पर लिखा है 2346, अब 2346 क्या 6 से कटता है? कैसे पता करेंगे? तो हम कहेंगे भैया पहले हम चेक कर लेंगे 2, और 2 के लिए क्या है? आखिरी का अंक क्या हो? 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई एक अंक हुआ तो संख्या 2 से कट जाएगी। तो ये 6 है, मतलब संख्या ये 2 से तो कट रही है, 2 से तो कट रही है। अभी तो 2 से कट रही है, लेकिन 3 से काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संख्या के अंकों का योग, इन सबको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ के हम देखेंगे कितना बनेगा। मैंने कहा 3 देख लो, ये 3 हो गया, 6 देख लो, ये हो गया, ये कट गया, इन दोनों को जोड़ दो, 4 2 6, बचे हुए अंकों का योग कितना? 6। तो ये 6 किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। अगर ये 6 3 से कट गया तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2346 जो है बच्चे, ये जो 2346 है ये 2 से कट रहा है, क्योंकि इसमें आखिरी का अंक 6 है, और अंकों का योग करने पर उतना आ रहा है जो कि 3 से कट जाएगा। इसका मतलब 2 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है ना। 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। जब संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी तो इसका मतलब क्या नियम कहता है? नियम ये कहता है कि अगर संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है तो वो 6 से कट जाएगी। समझ गए? 2 का नियम क्या है? आखिरी का अंक देखना, इवन होने चाहिए, सम होने चाहिए। 3 का नियम क्या है? सभी अंकों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद देखेंगे क्या संख्या आ रही है। अगर वो संख्या 3 से कट रही है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। और यहाँ पर ऐसी संख्या तो आ रही, देखो 6 4 10 3 13 2 15, 15 में 5 और 1 6, 6 बन गया, 6 3 से कट जाता है, इसलिए संख्या भी 3 से कट जाएगी। यह है आपका 6 का नियम, ठीक है। अब आइए 7 का नियम। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप याद कर लोगे तो आसान है। देखो 7 की विभाजकता आपको चेक करना है। 7 की विभाजकता चेक करने के लिए देखो क्या लिखा है, 7 से विभाज्यता चेक करने के लिए उस संख्या के अंतिम अंक, जो आखिरी का अंक होगा, इकाई का अंक, अंतिम अंक का 2 गुना करके, अंतिम अंक का क्या करना है? 2 गुना, और उस अंतिम अंक को हटा दो, मान लो गया वो, ठीक है,
दोगुना कर दिया उसका, और उसको मान लिया कि है ही नहीं वो, तो फिर क्या होगा, बची हुई संख्या जो बच जाएगी संख्या वो बचेगी। ठीक है, आखिरी का अंक हटा दिया, उसका दोगुना कर लिया। अब जो संख्या बच गई उस संख्या से वो जो दोगुना किया था उसको घटाओगे, आप क्या करोगे, घटाओगे। उदाहरण के माध्यम से अच्छे समझ में जाएगा। ठीक है, देखो 7 से विभाजित आपको चेक करना है, तो उसको चेक करने के लिए जो संख्या है उसका अंतिम अंक का दोगुना करके बची हुई संख्या से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है, यदि वह संख्या 7 से कट रही है तो वास्तविक संख्या भी 7 से कट जाएगी। ये है इसका नियम। ठीक है, यहाँ पर छपा हुआ आप लोग उतार लेना, मैंने आपको कह के बता दिया कि कोई भी संख्या जिसे हमें 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उसकी आखिरी का अंक उठाइए, उस संख्या का आखिरी अंक जो उठाया उसका दोगुना करिए, जो बची हुई संख्या है उसमें से वो जो दोगुना आपने किया था उसको घटाइए, फिर जो प्राप्त होगा उसमें आप 7 से भाग दे करके देखो। अगर उसमें 7 से भाग चला गया तो फिर हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या जो ओरिजिनल वाली संख्या थी वो भी 7 से भाग हो जाएगी। ठीक है, देखो समझेंगे, समझते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया 3752, क्या दिया, 3752। 3752 में चेक करना है, 3752 में चेक करना है कि ये संख्या 7 से कट रही कि नहीं कट रही। एक तरीका तो ये है, आप जानते हैं, आपके पूर्वजों ने आपको सिखाया है, जो टीचर्स आपको पहले पढ़ाए हुए हैं उन्होंने आपको सिखाया होगा कि भाई 7 से चेक करना है तो 7 पंजे 35, 35 घटाओ 37 में से कितना बचा, आप कहेंगे 2, उतार लो 5। ठीक है, 7 3 21, कितनी बार, 3 बार, 21 कितना आ गया 4, फिर उतारना है आपको 2। ठीक है, फिर कितनी बार बोलो, 7 6 42, 42 में से 42 गया, कितना आ गया 0, भाग चला गया। ये संख्या 7 से कट रही है, कट रही। ये आपका यूक्लिड्स डिवीजन। लेकिन अगर आपको ये नहीं करना तो आप हमारा तरीका देखिए कैसे करना है। मैंने आपसे कहा है बच्चों कि आप देखो यहाँ पर आखिरी का अंक है, ये आखिरी का अंक है, इसका दोगुना कर लो, कितना हो गया, बोलो 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। अब ये दोगुना जो आपने किया इसको उठाइए और बची हुई संख्या, ये संख्या बची है इतनी, इसमें से ये आप घटा दो कितना, 4, 4 घटाओ तो यहाँ पर कितना बचा, 5 में से 4 गया, 1 आ गया। ठीक, फिर यहाँ पर 7 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया, बोलो 3 आ गया, आ गया 3। अब ये 371 में आप 7 से भाग दे के देख लो, किसमें, 371 में। मैं 371 में भाग देता हूँ, 371 में भाग देता हूँ, किससे, 7 से। 7 पंजे 35, बचा कितना, आप कहेंगे भाई 2, उतार लिया 1, 7 दिया 3 बार, 7 दिया 21, शेषफल क्या होगा 0, गया 7 से भाग, बिल्कुल गया। जब इसमें भाग चला गया बची हुई संख्या में जो आई यहाँ पर, तो हम कहेंगे जो ओरिजिनल संख्या 3752 थी ना उसमें भी भाग चला जाएगा। आप कहेंगे सर अभी भी हमको बड़ा लग रहा है, हम भाग नहीं दे पा रहे हैं, तो भैया यही प्रोसेस आप चाहो तो एक बार फिर से कर लो। अगर आपको टफ लग रहा है, कठिन लग रहा है, तो इतने पर आपको अगर खुशी प्राप्त नहीं हो रही तो आप यहाँ भी कर लो, इसका दोगुना कर दो, 2 एकम 2। अब क्या संख्या बच गई, बोलो, आप कहेंगे भाई 37, 37 में से आप 2 घटा दो, कितना बच गया, 35, कितना बच गया, 35। ठीक है, अब ये 35 में तो भाग दे लोगे, बिल्कुल दे लोगे 7 से, 35 में भाग दे लो, किससे, 7 से। 7 से भाग दिया, 5 बार गया, 7 पंजे 35, 35 में से 35 क्या क्या हो गया, 0, शेषफल हो गया 0, अब कट गया। तो हम कहेंगे भाई ये जो संख्या थी पूरी 3752, ये संख्या किससे कट जाएगी, तो आप कहेंगे भाई 3752 किससे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। तो यही है इसका मतलब कि पूरी संख्या उठाइए, उसका जो आखिरी का अंक है उसका दोगुना करिए, जितना आता है उसको बची हुई संख्या, इतने में से ये बची हुई संख्या थी इसमें से आप घटाइए, जो आएगा उसमें फिर आप 7 से भाग दे के देख लो, अगर वो डिवाइड हो गया तो वो भी डिवाइड हो जाएगी। नहीं पता चल रहा है तो आप एक बार फिर से करके देख लो, है ना। अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप फिर से करके देख लो। 371 आया था, हमने इसमें 1 में दोगुना कर दिया, कितना आ गया 2, 2 को यहाँ से घटा दिया गया 35, अब 35 में तो भाग करके देख लोगे, ठीक है, आ जाएगा। चलो अब एक और उदाहरण दिया, कितना, 6048। 6048 को चेक करके देखो, 6048 कैसे करेंगे, 6048 मैंने कहा कि संख्या का आखिरी का जो अंक है उसका दोगुना करना है, 8 दूनी कितना हो गया 16। अब जो संख्या बच गई उसमें से इस 16 को घटा दो, देखो क्या आ रहा है, 14 में से 6 गए, कितना हो गया 8, यहाँ पर बचा है 9, ये क्या ले लिया हमने,
यहाँ पर बचा है 9, 9 में से 1 गया, कितना आ गया बोलो 8 आ गया। और बचा कितना, इसमें से इधर चला गया होगा तो बचा कितना 5। 588 में आप क्या करो, भाग दे लो 7 से। नहीं देना तो आप एक बार फिर से कर लो। आखिरी का अंक क्या आ गया, इतना 8 आ गया। दोगुना करो, 8 दूनी कितना हो गया 16। 16 को फिर यहाँ से घटा दो। 8 में से 6 गया, कितना आ गया बोलो 2 आ गया। और 5 में से 1 गया, कितना के 4, 42 आ गया। अब 42 को आप भाग करके देख लो। ये जो 42 आया है 7 से कट जाएगा, 7 × 6, 7 × 6 42। और 42 में से 42 गया 0, तो मतलब कि जो आया वो 7 से कट गया। तो इसका मतलब ये जो 60 48 है ना, ये भी कट जाएगा 60 48। नहीं तो फिर पूरी प्रोसेस आपको करके देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो 7 की डिफिकल्टी आ गई आपको समझ में। अब एक कंडीशन ये दी है इन्होंने, क्या दी है देखो, अथवा कोई संख्या एक ही अंक के 6 बार, एक ही अंक के 6 बार, 12 बार या 18 बार पुनरावृत्ति से बनी हो। पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह संख्या किससे कट जाएगी, वह संख्या भी 7 से कट जाएगी। कैसे, जैसे 6 बार ये लिखा है 2 2 2, एक ही अंक 6 बार आया, 2 2 2 2 2 2 है ना, ये 6 बार आया 8 8 8 8 8 8 8। ऐसे ही 6 बार 12 बार 18 बार अगर आ गया तो ये संख्याएं भी किससे कट जाती हैं, 7 से कट जाती हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 8 से चेक करते हैं 8 की डिविजिबिलिटी। देखो 8 की जो विभाजकता है, कोई संख्या 8 से विभाजित तब होगी यदि उस संख्या के आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक यहाँ गलत लिखा हुआ है बच्चे, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। इसकी जगह पे 8, इसकी जगह पे आपको 8 करना है। ठीक है, 8 कॉपी पेस्ट किया था मैंने, 4 का यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था, बस थोड़ा चेंज कर पाया, वो चेंज नहीं हो पाया। ठीक है, तो कोई संख्या 8 से विभाज्य होगी यदि उस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो या उस संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य। जैसे 4 का था, जैसे 4 का था वैसे ही 8 का भी है। 4 के केस में क्या था देखो, 4 के केस में था 2 अंक। देखो 2 के केस में 1 अंक था। ठीक है, 4 के केस में आखिरी के 2 अंक और 8 के केस में आखिरी के 3 अंक। ठीक है, यहां पर 1 अंक है तो 1 0 बोलेगा, 2 अंक है तो 2 0 बोलेगा, 3 अंक है तो 3 0 बोलेगा। या तो 1 0 होगी 2 से कट जाएगा, 2 0 होंगी 4 से कट जाएगा, 3 0 होंगी तो 8 से कट जाएगा। लेकिन अगर 3 0 नहीं हुई तो फिर हमें चेक करके देखना पड़ेगा कि आखिरी के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 8 से। 3 अंक चेक करने पड़ते हैं 8 केस में, या तो 3 0 हों तो हम बता देंगे भाई 8 से कट जाएगा। देखो 2000 में कितने जीरो हैं, आप कहेंगे 3 जीरो हैं, तो किससे कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। अब 3 जीरो नहीं है तो हम क्या करेंगे, आखिरी के 3 अंक उठाएंगे। जैसे 4208 लिखा है तो 4208 में आखिरी के 3 अंक कितने हैं, 208, 208 है, सॉरी कितना है 208 है। तो 208 को चेक कर लेना आप 8 से डिवाइड करके, 8 से 8 दूनी 16, कितना बच गया 4, उतार लिए 8, 8 6 48, 48 में से 48 गया कितना हो गया 0। तो 208 कट गया तो हम कहेंगे 4208 भी कट जाएगा। बस इतना सा नियम है 8 का। ठीक है, चलो अब 9 पे आ जाइए, 9 का नियम पढ़ लीजिए फिर हम देखते हैं। नौ का नियम ये कहता है कि कोई संख्या 9 से विभाज्य होगी यदि उस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 3 के जैसा है, बिल्कुल 3 के जैसा, जैसा हम 3 में देख रहे थे वैसे 9 में देखना है। ठीक है, कैसे देखना है तो देखो, जैसे 43 56 लिखा हुआ है, 43 56 ये संख्या 9 से कट रही, तो कैसे चेक करेंगे, सभी अंकों का योग 4 3 5 और 6 को जोड़ना है। जोड़ने पर देखिए क्या होता है, 4 3 7 5 12 6 18, ये 18 आ गया। अगर ये 18 9 से कट गया, 9 से कट गया तो पूरी संख्या कट जाएगी। तो 18 तो 9 से कटता है 2 बार, 9 दूनी 18, तो हम कहेंगे भाई 43 56 भी किससे कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। ये बस और कुछ नहीं है। इसी तरीके से या फिर आप ऐसे कर लो, देखो पहले उन अंकों को उठाओ जिनका योगफल 9 हो जाए, योगफल 9 हो जाए। देखो 6 और 3 9 हो गया, 9 से 9 कट गया। फिर इनको देखो 5 4 9 हो गया, 9 से 9 कट गया, तो पूरी संख्या कट गई 9 से। ये भी बहुत आसान है, समझ गए कि नहीं समझे, ऐसे करके आपको कर लेना है। ठीक है, इसको देखो
जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर लिखा है 2 5 8 2। मैं जोड़ना शुरू करता हूँ, देखो जोड़ेंगे, जल्दी से जोड़ेंगे। 5 2 7 2 9 कितना है, 2582 है ना, 2582। 5 2 7 2 9 इतना कट गया। अब ये 8 बच रहा है केवल, ये 8 तो नहीं कट रहा है। जब 8 नहीं कट रहा तो हम कहेंगे भैया ये संख्या नहीं कटेगी, आप काट के देख लो, नहीं कटेगी। अगर इस संख्या में ऐसा होता 2 5 8 2 और 1, ये संख्या होती तो ये कट जाती 9 से। कैसे कट जाती, देखो यहाँ पर देखो, 8 और 1 क्या हो गया, 9 हो गया, कट गया। 2 और 2 4 और 5 9 हो गया, है ना, 4 5 9, पूरी संख्या कट गई। जब पूरी संख्या कट गई तो हम कहेंगे वो भी संख्या कट जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये जो है ना बच्चे, यहाँ पर 1 होता तो कट जाता, इतनी संख्या तो नहीं कट सकती, ये नहीं कटेगी। उदाहरण मैंने लिया है केवल यही बताने के लिए लिया है कि आपको ये बता दूं कि ये संख्या नहीं कट रही है, ये भी आप देख पाओ। यहाँ पर जो उदाहरण लिखे हैं जरूरी नहीं कि सारे के सारे कट जाएं, चेक भी करने पड़ेंगे, जो नियम है उसका उससे, ठीक है। तो सभी अंकों का योगफल करके देखना है, अगर वो योगफल जो आया वो 9 से कट गया तो वो संख्या भी किससे कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। और अगर नहीं कट रहा है वो योगफल तो संख्या नहीं कटेगी, ये ध्यान रखना। इसको चेक करो, 3 + 6 + 8 + 9 + 1, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले 9 देखो, 9 से 9 कट गया, 8 और 1 9, 9 से कट गया, 6 और 3 9, 9 से कट गया तो पूरी संख्या कट गई, पूरी संख्या कट गई 9 से, ठीक है। आप चेक भी करके देख लो, 9 का हो गया। 10 की विभाजकता देखेंगे, 10 की विभाजकता, कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त तब होगी यदि उस संख्या का अंतिम अंक 0 हो। आखिरी का अंक देखना है आपको, आखिरी का अंक 0, मतलब 10 से 10 कट जाएगा, 20 कट जाएगा, 30 कट जाएगा, 40, क्योंकि जिसके आखिरी में 0 होता है वो 10 से तो कट ही जाता है। 2 0 होंगे तो भी मना नहीं करेगा कटने को कि बोले हम नहीं कटेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। 0 कितने भी हों, 0 होने चाहिए, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, लेकिन कम से कम एक 0 होने चाहिए, तो वो 10 से कट जाएगा। तो जिसके आखिरी में 0 वो 10 का क्या होगा, 10 का मल्टीपल होगा, मतलब 10 से कट जाएगा, ठीक है। इतना सा नियम, देखो ये संख्या देख लेंगे 10 से कट जाएगी, ये संख्या भी 10 से कट जाएगी, ये संख्या भी 10 से कट जाएगी, बस इतने में देख के हम बता देंगे, काटने की जरूरत नहीं है। 11 की विभाजकता हम देखते हैं। 11 के केस में क्या बोलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो किसी संख्या के सम स्थान पर मौजूद अंक, किसी संख्या, कोई भी संख्या, उसके सम स्थान पर मौजूद अंकों का योग और विषम स्थान पर मौजूद अंकों का योग, इनका योग कर लो, फिर उसका आपको अंतर करना है। यदि वो अंतर 0 11 22 हो या 11 का गुणक हो या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। वह संख्या किससे विभाज्य होती है, 11 से। देखो ये पढ़ने में बच्चे आप छोटे छोटे हैं, भाषा इतने जल्दी आपको समझ में हो सकता है ना आए, लेकिन मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आप उदाहरण से आप समझ जाएंगे, ठीक है। देखो किसी संख्या के सम स्थान पर मौजूद अंकों का योग और विषम स्थान पर मौजूद अंकों का योग का जो अंतर होता है, यदि वो अंतर 0 हो, 11 हो, 22 हो या 11 से डिवाइड होता हो वो अंतर, ठीक है, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। एक बात तो ये याद रखनी, इसको मैं समझा दूंगा आपको कैसे समझाना है। दूसरी बात, यदि कोई संख्या एक ही अंक के 6 बार, 12 बार, 18 बार पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह संख्या 7 से लिखा है, यहाँ पे 11 करिए, ये 7 का नियम था, ये 11 का नियम भी है, ठीक है। यहाँ पर 11 हो जाएगा, ठीक है। कोई संख्या एक ही अंक को 6 बार रिपीट करके बना दी, जैसे ये बना दी, 5 5 5 5 5 5 5 लिखा हुआ है, 1 1 1 1 1 1 लिखा हुआ है, तो ऐसी संख्याएं भी 11 से कट जाती हैं, है ना। एक तो ये नियम हो जाएगा, और ऐसी संख्या कुछ दी है 6 बार लिखा है एक ही अंक, तो वो 11 से कट जाएगी। ये 7 में भी फिट बैठता है और ये 13 में भी फिट बैठता है, ठीक है, तो हम वहाँ पर देखेंगे। ये नियम जो है किसके लिए, ये वाला नियम इस प्रकार की संख्याएं 7 के लिए, 11 के लिए और 13 के लिए, तीनों में काम करता है। बाकी सबके अपने अपने नियम भी होते हैं। जैसे यहाँ पर बोला ये वाला, ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे ये लिखा है क्या, 4686, देखो लिखा है 4686, देखो इधर से बढ़ना है हमें, दाएं से बाएं जाना है, नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 ऐसे। पहला नंबर तो ये है, ये पहला स्थान,
ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान, ऐसे ये स्थान है अंकों के, है ना, इस संख्या में अंकों के स्थान है। तो मैंने क्या कहा था, सम स्थान, ये सम स्थान है, ये सम स्थान है, देखो दो, दूसरा, चौथा सम स्थान है, और ये क्या है, विषम स्थान है। तो सम स्थानों पर जो अंक मौजूद हैं, सम स्थानों पर मतलब दूसरे स्थान पर 8 है और चौथे स्थान पर कितना है, 4 है, तो इनका योगफल करना है। दूसरे और चौथे पर ये सम स्थान है, सम संख्याएं पता है ना आप लोगों को, ये सम स्थान है, 8 और 4, 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया। विषम स्थान कौन सा है, पहला और तीसरा विषम स्थान है, तो 6 और 6, यहां पर 6 और 6 कितना हो गया, 12। इनको हमने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद ये वाले 12 में से ये वाला 12 घटा दो, 12 माइनस 12 क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। मैंने क्या बोला था, अगर ये 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, या 11 से डिवाइड होने वाली संख्या आ जाए, तो वो संख्या किससे कट जाती है, 11 से कट जाती है। तो देखो यहां पर 0 आया, ऐसा करने पर सम स्थानों के अंकों का योग कर लिया और विषम स्थानों के अंकों का योग कर लिया। सम स्थान देखो 8 और 4 12, और विषम स्थान 6 और 6 12, 12 में से 12 का क्या होगा, 0। जब ये 0 आ गया तो ये संख्या किससे कट जाएगी, 11 से। कौन संख्या कट जाएगी 11 से, ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। आप काट के देख लो, देखो चेक करते हैं, 4 6 8 6, 11 से चेक करना है, कर लेते हैं। 11 चौक 44, यहाँ 44 लिख दो, बचेंगे कितने, 2, यहाँ पे 8 उतार लो, 11 दूनी 22 कर लो, 22 का कितना आ गया, 6, 6 उतार दिया, 11 से कितनी बार, 6 बार, 11 छक्के 66, क्या हो गया, शेषफल 0, कट गया 426 बार। तो इतना नहीं चेक करना पड़े, इसका शॉर्टकट यही है कि संख्या को देख लो, सम स्थान है, विषम स्थान है, सम स्थानों के अंकों का योग कर लो और विषम स्थानों के अंकों का योग कर लो और उनका अंतर कर लो। अंतर अगर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, या ऐसी कोई संख्या आ जाए जो 11 से कटती है, वो संख्या पूरी कट जाएगी। ठीक है, एक संख्या मैंने लिखी है, क्या, 6 4 5 5 9, क्या लिखा है, 6 4 5 5 9, 6 4 5 5 9। आपके मन में आएगा सर एक जैसे तो स्थान मिलेंगे नहीं हमेशा, है ना, जैसे आपने संख्या ली थी इतनी बड़ी ली थी, कभी ऐसी संख्या आ गई जिसमें दिक्कत हो हमको, तो देख लो ऐसा भी तो आ सकता है। पहले हम नंबरिंग देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 अंक है। सम स्थान कौन सा है, तो आप कहेंगे ये वाला सम स्थान और ये वाला सम स्थान। विषम स्थान कौन सा है, तो आप कहेंगे विषम स्थान। देखते हैं, विषम ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। सम स्थानों को योगफल कर लो, 4 और दूसरे स्थान पर कितना है, 4 और 5 9 है, कितना है, 9 है। विषम स्थानों को देख लो, विषम विषम और विषम, 6 5 11, 11 और 9 20, ये कितना हो गया, 20। तो जो बड़ा आएगा उसमें से आप घटा के देख लो, 20 में से 9 घटाओ, 20 में से 9 घटाए कितना आ गया, बोलो 11 आ गया। अब ये 11 जो है 11 से कट जाता है, बिल्कुल कट जाता है। जब 11 11 से कट जाता है तो आप कहेंगे पूरी संख्या, मतलब 6 4 5 5 9, ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। आप चाहो तो इसको चेक करके भी देख लेना, ठीक है, आ गया समझ में। तो ये इसका 11 का नियम है। आइए लास्ट है आखिरी वाला, 13 का नियम। ठीक है, 13 का नियम हम पढ़ेंगे, उसके बाद में आपका लेक्चर जो है खत्म हो जाएगा। फिर अगले लेक्चर में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सभी क्वेश्चन इससे संबंधित। देखो 13 की विभाजकता ये कहती है, इसकी जांच करने के लिए दी गई संख्या के जो आखिरी अंक है 7 के जैसा है, संख्या के आखिरी अंक का 4 गुना करके बची हुई संख्या में जोड़ने से प्राप्त संख्या 13 से विभाज्य हो तो वास्तविक संख्या भी 13 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे उदाहरण देखो, मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ क्या है, लिख तो आप लोग ही देख के, 3289 लिखा है, 3289 लिखा है। इसमें जो समझाया वो ये कहा कि दी गई संख्या के आखिरी अंक का 4 गुना करना है। कितना गुना करना है, 7 में 2 गुना करके माइनस करते थे, यहाँ पर 4 गुना करना है, जो कि 36। अब 36 को आप प्लस करोगे, इसमें घटाना नहीं है, ये ध्यान रखना। 13 में थोड़ा सा अलग है, ठीक है, जोड़ना है। तो 8 और 6 14, हासिल आई 1, 3 2 5 और 1 6 और 3 का 3। यहीं पर रुक जाओ,
और चेक कर लो 13 से कट रहा है क्या, है ना। 13 दूनी 26, 6 4 10, 13 अट्ठे 104 कट जाएगा। और नहीं तो आपको संतुष्टि करना तो और चेक कर लो यहाँ पर। फिर आखिरी अंक का क्या कर दो, 4 गुना 4 चौक कितना हो गया 16। फिर 16 को यहाँ पर बची हुई संख्या में जोड़ दो, कितना प्राप्त हो रहा है, 6 और 6 12, हासिल आई 1, 3 और 1 4 1 5, 52। अब ये 52 तो कट जाएगा ना, ये 52 तो कट जाएगा 13 से, 13 चौके 52, रिमाइंडर क्या हो गया 0, शेषफल 0 आ गया, मतलब कट गया। जब अंतिम संख्या कट गई तो ये पूरी संख्या जो स्टार्टिंग की संख्या ये एक्चुअल संख्या थी तो ये भी संख्या कट जाएगी। ये इसका नियम है। 4 गुना करके ऐड करना है, साथ में 2 गुना करके क्या करना था, माइनस करना था। ठीक है, तो ये 13 का नियम हो गया। अब 13 में एक चीज और है, क्या, कोई ऐसी संख्या हो अथवा कोई संख्या एक ही अंक के 6 बार 12 बार 18 बार पुनरावृत्ति से बनी तो वह संख्या 13 से। यहाँ पर 13 करना भैया, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट करा है यार, मैं बदल नहीं पाया क्योंकि टाइम इतना मुझे मिल नहीं पाता है। बड़ा मुश्किल से मैं वक्त निकाल के आपके लिए लेक्चर तैयार करता हूँ, बहुत मुश्किल से। नौकरी भी करता हूँ, उसके बाद टाइम मिलता है तो मैं लेक्चर भी शूट करता हूँ, तो छोटी मोटी गलतियाँ मेरे से हो जाती हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा छोटे भाई बहनों से। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई संख्या एक ही अंक को 6 बार लिख दिया, ठीक है, 12 बार लिख दिया, 18 बार लिख दिया, तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो भी 13 से कट जाती हैं। ये संख्या 13 से ही नहीं बल्कि 7 से 11 से भी कट जाती है। ठीक है, 7 11 13 के लिए नियम होता है, और बाकी सबके अपने अपने नियम मैंने आपको बता दिए, है ना। 3289 मैंने चेक कर दिया था, आप चाहो तो ये 6994 आप चेक कर लेना इसी तरीके से। किस तरीके से, इस वाले तरीके से चेक कर लेना। ठीक है, और करके देखना, अगर नहीं बने तो मेरे से आप पूछिएगा। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स हम देख लेते हैं। फैक्ट्स देखने के बाद में आपके लेक्चर जो है, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है आपका एक यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, और लास्ट में हम आपको थैंक यू करके निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए और थोड़ा सा मेहनत करके और इस लेक्चर को देख लीजिए। इंग्लिश में लिखा है लेकिन हिंदी में भी मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है इसके बारे में, यदि कोई नंबर जो कि इसके एक ही डिजिट को 6 बार रिपीट करके बनाया गया तो वो नंबर किससे, 3 7 13 37 से कट जाता है। 3 7 13 37 मतलब यदि कोई नंबर, इफ अ नंबर इज मेड बाई राइटिंग अ डिजिट 6 टाइम्स देन द नंबर इज डिविडेड बाई 3 7 13 और 37। मतलब एक ही डिजिट को 6 बार लिख करके, जैसे 88 88 88 77 77 77 55 55 55 6 बार, ठीक है, या ऐसे कोई भी अंक हो लेकिन 6 बार लिखा होना चाहिए, तो वो संख्या 3 से कट जाती है, 7 से 13 से और 37 से। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों, अगर याद रखोगे तो एग्जाम में डायरेक्ट आपका सवाल इससे फंस जाएगा। ठीक है, वो हम देखेंगे। यदि इफ अ नंबर इज मेड बाई राइटिंग 2 डिजिट नंबर 3 टाइम्स, मतलब 2 अंकों की संख्या, जैसे 21 लिखा है, ये 2 अंकों की संख्या है, इसको 3 बार लिख दिया, 21 21 21, ऐसा, बात समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 93 93 93 56 56 56, ऐसे 2 अंकों की संख्या को 3 बार अगर लिख देते हैं तो वो संख्या जो है 7 से और 13 से कटती है। ध्यान रखिएगा, वो संख्या किससे कटती है, 7 से और 13 से कट जाती है। याद रखिए क्यों कटती है वो हम आगे देखेंगे। वो संख्याएं किससे, ऐसी संख्याएं 7 से और 13 से कटती हैं। अब तीसरा जो फैक्ट है वो क्या है, वो ये है कि इफ अ नंबर इज मेड बाय रिपीटिंग 3 डिजिट नंबर 2 टाइम्स, मतलब कोई 3 अंकों की संख्या है उसको 2 बार लिख दिया है, जैसे 4 5 6, ये 3 अंकों की संख्या है, इसको 2 बार लिख दिया, मतलब 4 5 6 4 5 6 ऐसा लिख दिया। ऐसी संख्या जैसे यहाँ लिखा है 7 9 3 7 9 3 5 6 4 5 6 4, ये 3 अंक की संख्या को 2 बार लिख दिया, तो ऐसी संख्याएं किससे कटती, तो ऐसी संख्याएं 7 11 13 से कट जाती है। ठीक है, तो पहली चीज जो है ना, पहली चीज अब मैं आपको बताऊंगा, देखो, या मैं आपसे पूछूंगा। देखो यहां पर मान के चलिए लिखा है 777777, ये लिखा हुआ है 2 4 6, ये संख्या किससे कटेगी, तो 3 7 13 37 से कटेगी। ठीक है, अगर कोई संख्या लिखी है 8 9, 2 अंक की संख्या 3 बार रिपीट हुई है, टोटल 8 9 8 9 8 9, तो ये किससे कटेगी। और कोई संख्या 2 3 5, 3 अंक की संख्या, इसको 2 बार लिख दिया,
2 3 5 ऐसी, तो ये संख्या किससे घटी, इसका ये नियम है, ठीक है, इसका ही ये नियम है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखो ये जो संख्या होती है, ये संख्याएं इस तरह की जो हैं, ये संख्याएं 7 से और 13 से कटती है, ठीक है, किससे कटती है, 7 से 13 से, 7 और 13 से कटेगी। और ये संख्याएं किससे कटती हैं, तो ये कटती है 7, 11 और 13 से। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, किससे कटती है, 7, 11 और 13 से, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसका नियम है। अब इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो हम आगे पढ़ते हैं। देखो इकाई अंक का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या है, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। जैसे पहला ऑपरेशन जो आपको देखने को मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि 37 × 15 × 13, ये सवाल दिया है। इस सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे, इस सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके आखिरी में इकाई का अंक क्या आएगा। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, मैंने लिखा 37 15 13 का गुणा किया, क्या लिखा है, 37 15 13 गुणा करने पर आखिरी का अंक क्या बनेगा, 37 15 13, ठीक है। मैं देखता हूँ यहाँ पर, देखो कैलसी निकालें हम, क्या है, 37 15 13। अगर हम 37 गुणा 15 गुणा 13 करते हैं तो क्या आएगा, आप कहेंगे भाई 72 15 आएगा, क्या आएगा, 72 15 आएगा। अगर ये 72 15 आएगा, 72 15 आएगा तो इकाई का अंक क्या आया, तो आप कहेंगे भैया इकाई का अंक हमारा आया है 5। तो ये पूरा हमें गुणा ना करना पड़े, हमें पूरा सवाल सॉल्व ना करना पड़े, बिना पूरा सवाल सॉल्व करे हम इकाई का अंक निकाल दें तो हम कैसे निकालेंगे वो हमें बताना पड़ेगा। ये सवाल एग्जाम में आता है। तो इसके लिए बच्चों ध्यान से देखिए क्या करना है। ये इकाई का अंक क्या है, 7, ये 7 का गुणा किस में करना है, बोलो 5 में, किस में करना है, 5 में। 7 पंजे कितना बन गया, 35, 35 का इकाई का अंक कितना आएगा, देखो 35 मत लिखना आप क्या लिखेंगे, बोलो आप लिखेंगे 5, 7 पंजे 35 आएगा, तो आपको इसमें 35 नहीं लिखना, केवल 5 लिख देना। फिर ये 5 को फिर आप गुणा करना किस में, 3 में, किस में गुणा करना, 3 में। तो 5 दिया कितना हो गया, 15, कितना आ गया, बोलो 5। तो ये इकाई का अंक 5 आया और यहाँ भी इकाई का अंक 5 आ रहा है। तो पूरा हमें करने की जरूरत नहीं है, पूरा हमें करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, केवल इकाई के अंकों का गुणा करके जो इकाई का अंक आएगा वो हम निकाल देंगे। आ गया समझ में। देखो 7 पंजे 35 की 5 और 5 दिया 15 की 5, इकाई का अंक कितना आ गया, 5 आ गया। आया समझ में। हमेशा ध्यान रखिए इस तरह के सवालों में सबसे पहले गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, ये सिस्टम होता है। अगर ऐसा कुछ दिया है तो पहले आपको पहले नंबर पे गुणा करना है, दूसरे नंबर पे क्या करना है, ये करना है, और तीसरे नंबर पे ये करना है। आपके एग्जाम में इन्हीं 3 ऑपरेशन के सवाल अधिकतम आ सकते हैं, भाग के सवाल नहीं आते। भाग के सवाल बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। भाग के सवालों में इकाई अंक निकालने वाला है, यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, गुणा जोड़ घटाना से ही आएगा, ठीक है। 1 2 3 पहले ये सॉल्व करना, फिर ये सॉल्व करना, फिर ये सॉल्व करना। और सवाल मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हो गया, अगला एक आध और ऑपरेशन देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए एक सवाल लेता हूँ, 33 गुणा 42 प्लस 25 माइनस 11, ये इस तरह का सवाल दे दिया। इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इसमें गुणा करेंगे। 3 दूनी कितना हो गया, 6, ठीक है। फिर यहाँ प्लस का साइन लगा लो, फिर यहाँ, या फिर आप एक काम करो, सबसे अच्छी बात बताऊंगा मैं आपको, आप सबके इकाई का अंक लिख लो। यहाँ पर 33 था ना, तो यहाँ पर 3 लिख दो, गुणा है तो गुणा लिख दो। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, बोलो 2 है, तो यहाँ 2 लिख लो, फिर प्लस लिखो, फिर इसका इकाई का अंक कितना है, बोलो 5 है, तो 5 लिख दो, फिर माइनस, फिर इसका इकाई का अंक कितना है, 1, तो 1 लिख दो। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। सबसे पहले गुणा करना है, 3 दूनी 6, ठीक। फिर क्या करना है, बोलो 5, फिर माइनस 1। अब देखो गुणा के बाद क्या करना था, प्लस करना है। 6 और 5 11 और माइनस 1 कितना हो गया, तो आप कहेंगे भाई 11 में से 1 गया 10, 10 में इकाई का अंक क्या है, आप कहेंगे 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोलो 0 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस सवाल को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो 3 दूनी 6, 6 और 5 11, 11 में से 1 गया, कितना आ गया 10, 10 का इकाई का अंक क्या हो गया 0 हो गया। समझ आया? तो ये होता है इकाई का अंक का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले दिए गए सवाल में आप क्या करिए, इकाई के अंक लिखिए और उनके बीच में जो भी ऑपरेशन है, मतलब गुणा है, प्लस है, माइनस है, वो लिखिए। फिर सबसे पहले गुणा को सॉल्व करिए, फिर सॉल्व करिए प्लस को, फिर सॉल्व करिए माइनस को। देन जो भी संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई का अंक ही एक्चुअल में आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही लेवल का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी के सवाल हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और अगली जो क्लास होगी उसमें जितने भी सवाल हो सकते हैं मैक्सिमम, वो मैं आपको सवाल कराऊंगा और उसकी शीट भी प्रोवाइड आपको कर दूंगा। लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों को आप बताइए, मेरे साथ में मेहनत करिए, क्योंकि देखिए ये सब जो लेक्चर है ना, इनमें बनाने में बहुत मेहनत लगती है, समय का बहुत अभाव होता है। दूसरा कि हमारा जो अभियान है कि गांव-गांव का बच्चा जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करे, समाज का हर तबका आगे बढ़े, उसके लिए छू लो आसमान किसने रोका है, और आलोक की टीम आपके लिए भरसक और अथक प्रयास कर रही है। और ये जो चीज़ें हैं, इसकी जो प्रेरणा है, मैं माननीय लोकेश जी लिलारे सर, हमारे एडिशनल कमिश्नर हैं जीएसटी में, उनके प्रेरणा के कारण से या उनके सपोर्ट की वजह से मैं ये लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और इसमें सभी लोग मिलकर के आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ थोड़ी सी मेहनत करिए, मिलकर के काम करिए। लेक्चर्स को जो है गांव-गांव तक, रूरल एरिया तक, ऐसे ऐसे बच्चों तक पहुंचाइए जो एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हों, सिलेक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हों, जो डिज़र्व करते हों और जिनके पास सुख संसाधन नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं हैं, मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, उन तक अगर इन लेक्चर्स को आप पहुंचा देंगे तो हमारी सारी टीम की मेहनत जो है सफल होगी। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं इस लेक्चर को अंत करता हूं। पसंद आए तो वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।